हर साल सारे आईटी से मिला के आई थिंक 10,000 के आसपास बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं। अगर ये सारे बच्चों की लाइफ सेट हो चुकी होती तो फिर हम एक अलग ही तरह का माहौल देश में और पूरी दुनिया में देख रहे होते बाय आईआईटीएंस। चाणक्य ने ट्रेन नहीं किया होता तो अलेक्जेंडर वुड हैव कैप्चर्ड एंड आज हम सब ग्रीक में बात कर रहे होते। जो शुरुआती फेज ऑफ आवर करियर होता है ना, मुझे हमेशा लगता है कि उसमें वी हैव टू प्रायोरिटाइज लर्निंग ओवर अर्निंग। चाणक्य नीति में कुछ उन्होंने मूल प्रिंसिपल्स दिए हैं, मैं आपको बेसिक्स बताता हूँ। फर्स्ट 4 वो कहते हैं कि हम सबको फाइनली सुख चाहिए, राइट? हैप्पीनेस इज व्हाट वी आर सीकिंग। तो सुख कहाँ से आएगा? तो कहते हैं सुखस्य मूलम धर्म, यानी हैप्पीनेस रेस्ट्स ऑन द फाउंडेशन ऑफ धर्म। अगर एक राइटियस सोसाइटी होगी तो ही वो हैप्पी सोसाइटी बन पाएगी। तो फ्रॉम 0 टिल 17th सेंचुरी इंडिया एंड चाइना वर एट नंबर 1 एंड नंबर 2। मोस्टली इंडिया वाज एट नंबर 1। नमस्कार दोस्तों, फाउंडर ज्ञान के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है साहिल अग्रवाल, जो कि सीईओ हैं ऋषिवुड यूनिवर्सिटी के, जो कि 21st सेंचुरी में एक नया एजुकेशनल मॉडल एस्टैब्लिश कर रहे हैं। डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि यार उनको यूनिवर्सिटी सेटअप करने का कहाँ से आइडिया आया, कैसे बच्चे नेसेसरी स्किल्स ले सकते हैं, फ्यूचर में कौन कौन से कोर्सेज अच्छे से चलेंगे एंड एक्चुअल में फ्यूचर ऑफ एजुकेशन क्या है। वेलकम साहिल टू फाउंडर ज्ञान। थैंक यू, थैंक्स अर्नब फॉर डूइंग दिस। तो साहिल, आप खुद आईआईटी दिल्ली के ग्रेजुएट हैं एंड मैं पिछले कुछ महीनों से देख रहा था कि यार कोटा में हर महीने सुसाइड के रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं। एंड क्योंकि मैंने भी इंजीनियरिंग करी है, कोचिंग थोड़ी बहुत मैंने भी करी है, तो थोड़ा बहुत तो मुझे आइडिया है कि प्रेशर कितना होता है। बट आपके हिसाब से ऐसी क्या सिचुएशन आ गई है कि पिछले 1-2 साल में सुसाइड रेट्स स्पेशली इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं एंड क्यों बच्चों पे इतने यंग एज पे इतना प्रेशर है? ये बहुत ही एक सैड सिचुएशन है। आई थिंक कल ही की न्यूज़ थी कि इस साल की 6th सुसाइड कोटा में हो चुकी है। वेरी अलार्मिंग। आई थिंक प्रेशर जो है ऑफ एंटरिंग इनटू अ गुड कॉलेज वो तो हमेशा से रहा है, क्योंकि सीट्स जो हाई क्वालिटी सीट्स हैं जो कॉलेजेस हैं वो बड़े लिमिटेड हैं और एस्पिरेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। और समाव सोसाइटी की इमेज बनी हुई है कि अगर मैंने ये नहीं किया तो फिर मैं आगे क्या करूँगा। तो वह दबाव पहले पेरेंट्स से आता है, टीचर से आता है, फिर बच्चों का आपस में पीयर प्रेशर से आता है, वो चल रहा है। बट मुझे लगता है जो किस चीज़ ने इसको बढ़ा दिया है रिसेंट टाइम्स में, वो है कि एक ओवरऑल हमारा जो इमोशनल सपोर्ट सिस्टम है एज अ यंग पर्सन वो बहुत वीक हो गया है। उसका कारण है कि फैमिली सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो रहा है। उसका कारण है कि सोशल मीडिया में हमारा एक्सपोजर इतना ज़्यादा हो गया कि हमें अपना इमोशनल वेंट आउट या इमोशनल नर्चरिंग करने का कोई मौका नहीं मिल रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दैट थोड़ा सा भी प्रेशर आता है तो इट इज़ क्रिएटिंग अ ब्रेकडाउन। आपने आईआईटी से पढ़ाया, लोग बोलते हैं आईआईटी के जाने के बाद लाइफ सेट है, तो क्या सही में सेट हो जाती है? क्यों इतने, क्योंकि मेरे टाइम में भी यही प्रेशर था, बट मुझे अब लग रहा था कि यार अब तो इतने सारे करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो क्यों अभी भी लोग इतना आईआईटी के पीछे पड़े हैं? क्या आईआईटी सही में इतना लाइफ चेंज कर देता है? तो होता ऐसा है कि एक सर्टन हमारी ये क्वालिफिकेशन हो जाती है कि हम इतने लेवल का इंटेलेक्चुअल आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं, विच इज़ बेसिकली एन एनालिटिकल आउटपुट, कि हमें बेसिक्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आता है। आईआईटी हमारे को एंटर करने के लिए यही चेक करता है। उसका दूसरा चेक ये हो जाता है कि हम थोड़ी मेहनत करना जानते हैं, क्योंकि उतना एफर्ट लगता है कि हम उस एग्ज़ाम को क्रैक करें। जब मैं कॉलेज गया, हमें फर्स्ट वीक में ही एक टी शर्ट मिल गई। उस टी शर्ट के पीछे एक बारकोड बना हुआ था और उसके नीचे लिखा हुआ था ब्रांडेड फॉर लाइफ। तो वो पहन करके हम टशन में घूम रहे हैं कि अब तो हम ब्रांडेड फॉर लाइफ हो गए। तो आपका क्वेश्चन जो है वो सही है कि लगता है कि अब यहाँ आ गए तो लाइफ सेट हो गई, बट ऐसा होता नहीं है। क्योंकि कितने ही बच्चे हैं, हर साल सारे आईटी से मिला के आई थिंक 10,000 के आसपास बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं। अगर ये सारे बच्चों की लाइफ सेट हो चुकी होती तो फिर हम एक अलग ही तरह का माहौल देश में और पूरी दुनिया में देख रहे होते बाय आईआईटीएंस। तो ये डेफिनेटली है कि आईआईटी के निकले हुए स्टूडेंट्स, एलुमनाई ने बहुत कुछ अचीव किया है। बट मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता कि सब लोगों ने बहुत कुछ अचीव कर लिया है और अगर आप वहाँ से नहीं है तो आप अचीव नहीं कर सकते। ये दोनों ही बातें बिल्कुल गलत है। अच्छा, तो आप बोल रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ आईआईटी वाले ही सक्सेसफुल होंगे। अभी हम देख रहे हैं कि इवन आईएम्स को भी प्लेसमेंट में दिक्कत हो रही है। आई थिंक आईएम लखनऊ का कोई एक मैसेज वायरल हुआ था। तो आपको क्या लगता है कि ये तो यार बिल्कुल टॉप कॉलेजेस हैं, उनको फिर इस एज में क्यों दिक्कत हो रही है प्लेसमेंट में? तो मैंने एक आर्टिकल लिखा, कैन वी प्लेस द बेट ऑन प्लेसमेंट्स। वो इसी बात पे था कि अगर आईएम्स, आईआईटी, बिट्स इस तरह के इंस्टीट्यूशंस को भी प्लेसमेंट में इशू हो रही है तो क्या हम प्लेसमेंट्स के ऊपर पूरा रिलाई कर सकते हैं? एज एन एजुकेशनिस्ट मेरे को इस बात से बहुत प्रॉब्लम होती है कि सोसाइटी सोचती है कि हम प्लेसमेंट एजेंसी हैं। हम प्लेसमेंट एजेंसी नहीं है। प्लेसमेंट होती है इस बात पे कि हम जो एज अ स्टूडेंट हमारे पास जो स्किल्स हैं वो इंडस्ट्री से कितने मैच करते हैं, जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, और उस समय पे इंडस्ट्री की इकोनॉमिक पोजीशन कैसी है, कितनी जॉब्स अवेलेबल हैं। एंड एआई आने के बाद नंबर ऑफ जॉब्स विल रिड्यूस, टाइप ऑफ जॉब्स विल चेंज,
तो हमारी जो लर्निंग है, जो हम सीख रहे हैं और जिस तरह से सीख रहे हैं वो बहुत रैपिडली चेंज होना पड़ेगा, इंडस्ट्री की उस समय की नीड्स को अडेप्ट होना पड़ेगा। तो ये जो अभी तक हम फॉर ग्रांटेड ले लेते थे कि क्योंकि हम एक प्रीमियम इंस्टीट्यूशन में है तो हमारी जॉब लगी जाएगी, दैट्स नॉट गोइंग टू बी द केस इन द फ्यूचर, क्योंकि इंडस्ट्री की एमर्जिंग रिक्वायरमेंट्स, उसकी क्वांटिटी एंड द टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट्स वो हम अभी से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इंडस्ट्री के साथ मिलकर के एजुकेशन डिज़ाइन करें। ये आपने बोला कि लोग यूनिवर्सिटीज़ को प्लेसमेंट एजेंसीज देखते हैं, बट मेरे हिसाब से वही है कि अगर अच्छा कॉलेज में हो गया, लाइफ सेट हो जाएगा, वही सोसाइटी और पेरेंट्स की फीलिंग होती है। एंड स्पेशली क्योंकि आजकल कॉलेजेस 15, 20, 30 लाख के भी होते हैं, तो लोग सोचते हैं कि यार इतना हमने इनपुट दिया तो आउटपुट एटलीस्ट नौकरी तो अच्छी लगे। क्यों आपको लगता है कि क्या रीजंस है, जैसे कि हार्वर्ड हो गया, स्टैनफोर्ड हो गया और दूसरे जगहों में भी बहुत पुराने कॉलेजेस होंगे, इन्होंने अपना नाम कैसे बना लिया? उस लेवल के इंस्टीट्यूट्स हम इंडिया में क्यों नहीं बना पा रहे हैं? तो एक तो इंडिया में हमें उस तरह का अभी तक टाइम नहीं मिला। मतलब हमारी जो एक इंडिपेंडेंट कंट्री की हिस्ट्री है वो इट्स जस्ट 75 ईयर्स, और अगर आप पिछले 100-150 साल की हिस्ट्री देखेंगे तो बहुत ही कम इंस्टीट्यूशंस हैं जो इंडिया में क्रिएट हुए। उस समय के हमारे स्ट्रगल अलग थे। मतलब हम एक 500-600 साल का इन्वेजन और कॉलोनाइजेशन झेल करके फ्रीडम की तरफ लड़ रहे थे। ऐसी माइंडसेट में नए इंस्टीट्यूशंस बनाना एक बहुत टफ काम है। मतलब वो इमेजिन करना ही बहुत टफ है। कुछ इंस्टीट्यूशंस हमारे बने, हमारे एक BHU बना, एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बना, तो प्रेसिडेंसी कॉलेज बना, बट ये भी एक ब्रिटिश कॉन्टेक्स्ट में बनाए गए जिसमें यहाँ के लोग ट्राई कर रहे थे कि कुछ इंडिया के लिए भी हो। बट अगर हम वेस्ट में देखेंगे तो इंस्टीट्यूशंस पुराने हैं और वो ऐसे पीरियड में नहीं बने जब वो एक स्ट्रगल में थे। वो कंट्री कोई स्ट्रगल में नहीं थी जब वो इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किए गए। तो ऑफ कोर्स उनकी अब एंडाउमेंट इतनी रिच है कि उनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं और उसका इम्पैक्ट हमें दिख रहा एंडाउमेंट है। मतलब? एक एंडाउमेंट होती है कि इंस्टीट्यूशन के पास कितना पैसा रिजर्व पड़ा हुआ है, ओके। जिसको वो अपने एक्टिविटीज के लिए यूज करते हैं। तो ये क्या फीस से आती है? फीस से नहीं आती है, ये आती है डोनेशन से, ग्रांट से। क्योंकि वो इंस्टीट्यूशन तो पुराने भी हो गए हैं तो इसलिए उनके एलुमनाई बहुत सक्सेसफुल हो गए हैं और बाकी लोग भी उनको ग्रांट्स दे रहे हैं, गवर्नमेंट्स भी दे रही हैं। इनफैक्ट हार्वर्ड की एंडाउमेंट इज अराउंड $40 बिलियन। मतलब एक बहुत 40 मैसिव, बिलियन? बहुत ही मैसिव एंडाउमेंट्स इन इंस्टीट्यूशंस की होती हैं, जिसको यूज करके वो उन एंडाउमेंट को कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं, मान लीजिए। तो ये आप बोल रहे हैं कि जो 40 बिलियन है, जो भी इतना बड़ा नंबर है, वो उनके एलुमनाई और उन सब ने डोनेट किया है? करेक्ट। वो इतने सक्सेसफुल अलग अलग कंपनीज ने, एलुमनाई ने, गवर्नमेंट ने, वहाँ अच्छा, सबसे कंपनीज भी डोनेट करती हैं? कंपनीज भी डोनेट करती हैं, क्योंकि अगर किसी कंपनी को है कि हम चाहते हैं कि सोशल जस्टिस के ऊपर कोई रिसर्च होनी चाहिए, तो वो कुछ एक अपना सेंटर बनाएंगे, अपने नाम से डोनेशन देंगे, उस डोनेशन को यूज करके उनकी भी ब्रांडिंग हो जाएगी जिन्होंने फंड किया। ब्रांडिंग एंड जस्ट जैसे CSR है। हाँ हाँ। तो उस कंपनी का कोई एक कॉज है कि हमें इस कॉज को सपोर्ट करना है तो वो करते हैं। अब उस कॉज के साइड इफेक्ट्स होते हैं, वो सही कॉज है कि नहीं है, वो सब अपने आप में एक अलग डिबेट है। बट उनके इंस्टीट्यूशन का मॉडल है कि हम बहुत पुराने हैं, हम एक सर्टन क्वालिटी और एकेडमिक बेंचमार्क लेके चल रहे हैं, हमारे पास एंडाउमेंट्स हैं, तो वो उन रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि भारत में ऐसा नहीं हुआ। अगर हम यूनिवर्सिटी सिस्टम की हिस्ट्री देखेंगे तो इंडिया हैड वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। ओके। इसमें मेरे लिए सबसे इंस्पायरिंग एग्जांपल है तक्षशिला का। अच्छा। तो तक्षशिला आज से 2000 साल से भी ज़्यादा पुरानी यूनिवर्सिटी है। उस समय पे जब दुनिया उतनी इंटरकनेक्टेड भी नहीं थी, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी नहीं था, तब भी जाकर के तक्षशिला जैसे इंस्टीट्यूशन में ऐसा माना जाता है कि मोर देन 30 कंट्रीज से बच्चे पढ़ने आते थे। तो वहाँ पे ऐसा क्या हो रहा था, अब ये 2000 साल से पुरानी बातें हैं, प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड नहीं है, बट जो हमारे पास अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है मैं उसमें से आपके साथ कुछ शेयर करता हूँ। तो वहाँ पे एक मेन प्रोफेसर है, मेन गुरु रहे, जिनका नाम है चाणक्य। अब हम सब ने उनका नाम सुना ही है। ही इज सीन एज अ मॉडर्न नेशन, ही इज सीन एज अ नेशन बिल्डर। उन्होंने एक पूरा स्टेट क्रिएट किया। कैसे किया? उन्होंने एक बच्चे को ढूंढा जिसका नाम है चंद्रगुप्त, और उसको एक राजा बनने के लिए तैयार किया। राइट, पूरी ट्रेनिंग दी। तो इट वाज नॉट जस्ट ट्रेनिंग ऑफ स्टेट क्राफ्ट, पूरी उसकी लाइफ कैसे चलनी चाहिए उसकी ट्रेनिंग दी। तो मगध उस समय का एक एम्पायर था। वहाँ पे एक एपिसोड आता है कि चाणक्य वहाँ के राजा के दरबार में जाते हैं और कुछ कहा सुनी जाती है। राजा उसको रिस्पेक्ट से ट्रीट नहीं करता है, बट चाणक्य इज अ टीचर, वो टीचर को जो एक रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए वहाँ पे उसको नहीं मिलती है। तो राजा कह देता है कि तुम क्या करोगे, तुम तो एक साधारण से शिक्षक हो। तो चाणक्य कहता है कि शिक्षक साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में खेलते हैं।
डिस्ट्रक्शन एंड क्रिएशन प्ले इन द लैप ऑफ अ टीचर, जो कि ट्रू है। और फिर उन्होंने उसी राजा को रिप्लेस करने के लिए इसको ट्रेन किया। इन्होंने एक मौर्यन एम्पायर बनाया जो आज तक की हिस्ट्री में भारत का वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर रहा। और हो सकता है अगर ये एम्पायर नहीं होता तो हम अलेक्जेंडर की लड़ाई में हार चुके होते और आज हम सब लोग ग्रीक बोल रहे होते। अच्छा। ऐसा पॉसिबल है, संभव है, राइट। उन्होंने और क्या किया, उन्होंने अर्थशास्त्र के नाम से पूरा ट्रिटाइज लिखा, जो कि मैं मानता हूँ इकोनॉमिक थिंकिंग का वन ऑफ द ओल्डेस्ट अवेलेबल डॉक्यूमेंट है। और उसके जो लर्निंग्स है काफ़ी सारी आज भी रेलेवेंट हैं। एक पार्ट होता है चाणक्य नीति। चाणक्य नीति में कुछ उन्होंने मूल प्रिंसिपल्स दिए हैं, मैं आपको बेसिक्स बताता हूँ। फर्स्ट 4 वो कहते हैं कि हम सबको फाइनली सुख चाहिए, राइट। हैप्पीनेस इज व्हाट वी आर सीकिंग। तो सुख कहाँ से आएगा, तो कहते हैं सुखस्य मूलम धर्म, यानी हैप्पीनेस रेस्ट्स ऑन द फाउंडेशन ऑफ धर्म। अगर एक राइटियस सोसाइटी होगी तो ही वो हैप्पी सोसाइटी बन पाएगी, अदरवाइज देयर विल बी क्लैशेस। तो राइटियस सोसाइटी कैसे बनेगी, तो कहते हैं धर्मस्य मूलम अर्थ। अगर हमारे पास अर्थ यानी रिसोर्सेज नहीं होंगे, मटेरियल रिसोर्सेज, वेल्थ, अगर सोसाइटी पे ये नहीं होगा तो वो राइटियस भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो एक स्ट्राइफ चल रही होगी, लड़ाई चल रही होगी। तो अब एक रिसोर्सफुल सोसाइटी कैसे बनेगी, तो कहते हैं अर्थस्य मूलम राज्य, यानी कि जो हमारे गवर्नेंस है उसको ठीक होना पड़ेगा, तभी जाके सोसाइटी में रिसोर्सेज क्रिएट होंगे। रिसोर्सेज क्रिएट होंगे तो एक राइटियस सोसाइटी बनेगी, राइटियस सोसाइटी बनेगी तो हम हैप्पी हो पाएंगे। बट एक वेल गवर्नड सिस्टम के लिए क्या चाहिए, तो कहते हैं राजस्य मूलम इंद्रिय जय। अब ये आज के लिए बहुत रेलेवेंट चीज़ है, क्योंकि इंद्रिय जय मतलब कंट्रोल ओवर आवर ओन सेंसेस। हमने बीच में बात करी थी, आपने पॉइंट आउट किया था कि एक मेरिटोरियस सिस्टम है, करप्ट सिस्टम नहीं है। वो तब बनता है जब हम वी आर इन कंट्रोल ऑफ आवर सेंसेस, अदरवाइज हमें जो मन करेगा हम उस डायरेक्शन में बह जाएंगे, करेक्ट। तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स बड़े टाइमलेस प्रिंसिपल्स हैं। ये आज भी उतने रेलेवेंट हैं जितने उस समय थे। तो वैसी बातों से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो आई थिंक हमें अब इंडिया का वो स्टेज आ गया है कि हमारी अब बेसिक सर्वाइवल की प्रॉब्लम्स नहीं है। हमारी इकोनॉमी इज इन अ गुड शेप, कंट्री के पास कैपिटल अवेलेबिलिटी का इशू नहीं है, आवर इंटरनेशनल रिलेशंस आर वेरी स्ट्रॉन्ग, हमारे पॉलिटिकल एक स्टेबिलिटी है, और सबसे बड़ी बात है कि एक यंग डेमोग्राफी है जो कुछ अच्छा करना चाहती है। इस पूरे सिचुएशन को अगर हम ध्यान से देखें और इसको ठीक से यूज़ कर पाएँ तो अब हमारा फ्यूचर ब्राइट है कि हम भी उस तरह के इंस्टीट्यूशंस क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने ऐसा बोला तक्षशिला है, आई थिंक नालंदा भी उस टाइम से है, बट क्योंकि ये उस टाइम में इतनी सक्सेसफुल थी तो क्या हम इन यूनिवर्सिटी से कुछ सीख नहीं सकते, क्योंकि अगर उन्होंने इतने साल पहले फिगर आउट किया है, कुछ लर्निंग्स तो अभी भी एप्लीकेबल होंगी। अनदर एग्जांपल फ्रॉम तक्षशिला इज, वहाँ पे एक आयुर्वेद पे बहुत काम हुआ तक्षशिला इंस्टीट्यूशन में, और हमें पता है कि आयुर्वेद इस समय भी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का वन ऑफ द मोस्ट रोबस्ट सिस्टम है। इनफैक्ट ओनली 2 सिस्टम्स हैं वर्ल्ड में अवेलेबल, एक है आयुर्वेद, दूसरा है चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन जिसको CTM बोलते हैं। अच्छा। ये 2 सिस्टम्स आज भी एक नेचर बेस्ड क्योर के और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के सबसे रोबस्ट सिस्टम्स हैं। तो वहाँ पे क्या हो रहा था उसका एक एग्जांपल देता हूँ, इससे वहाँ की टाइप ऑफ एजुकेशन के ऊपर भी हमें क्लैरिटी मिलेगी। वहाँ पे एक गुरु रहे अत्रे वॉज एन एक्सपर्ट इन आयुर्वेद। उनके एक स्टूडेंट जीवक, तो जीवक ने अत्रे को कहा कि गुरुजी मैं यहाँ पे काफ़ी समय से रह चुका हूँ एज अ स्टूडेंट, मुझे लग रहा है मुझे जा कर के समाज में काम करना चाहिए। तो अत्रे कहते हैं कि अब आपका टेस्ट होगा, अब आप पास के जंगल में जाओ और मुझे एक ऐसा कोई पौधा, ऐसा प्लांट लेके आओ जिसकी कोई मेडिसिनल वैल्यू नहीं है। तो जीवक गए, जंगल में घूमे, 3-4 दिन वापस आए, कहते हैं कि गुरुजी मैंने सब देख लिया, मेरे को ऐसा कोई प्लांट नहीं मिला। तो अत्रे सेड नाउ यू आर रेडी, अब आप ग्रेजुएट हो सकते हो। अरे ये उनका टेस्ट था, ये उनका टेस्ट था। हाँ। तो हमें क्या क्या पता लगता है, कितना सिस्टम के उसमें ट्रस्ट है, राइट। कोई ऐसा तो नहीं है कि एक इन्विजिलेटर बैठा है, एक सेट करिकुलम है, एक मार्क्स हो रहे हैं, ये है, इतने मार्क्स आएंगे। गुरु ने चेक किया है और एक गुरु की उसमें पर्सनल एक क्रेडिबिलिटी इज एट स्टेक कि मेरा स्टूडेंट है, मैं इसको भेज रहा हूँ, यानी जो मैंने पढ़ाया है सोसाइटी उसको क्वेश्चन कर सकती है। हमें वो चीज आज के एजुकेशन सिस्टम में चाहिए कि अगर एज एन इंस्टीट्यूशन मैं किसी को ग्रेजुएट कर रहा हूँ तो इंस्टीट्यूशन की एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि मैंने डिक्लेयर किया है कि ये स्टूडेंट अब इस चीज के लिए तैयार है। अदरवाइज तो बीटेक मतलब बीटेक अब उस बीटेक में डिफरेंस क्या है, ये दुनिया को कैसे पता लगेगा। तो हमने कन्वीनियंट सिस्टम बना दिया कि
कुछ यूजीसी के रूल्स लाओ, सब पे वो अप्लाई कर दो, सब लोग उस करिकुलम से निकलेंगे, एक सर्टेन ग्रेड आएगा, सब लोग ग्रेजुएट हो जाएंगे। हमें शांति की, हमने तो कहा कि हमने तो वही सब किया जो सरकार ने कहा। हाँ उन्होंने कहा था कि बीटेक में ये करिकुलम होना चाहिए, प्रोफेसर की ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इतनी क्लासेस होनी चाहिए, इतने घंटे का करिकुलम होना चाहिए, फाइनल एग्जाम होना चाहिए, अगर इतना ग्रेड आता है तो आप ग्रेजुएट हो। इसमें पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कोई ले ही नहीं रहा। करेक्ट। हाँ तो वो एक इशू है जो कि हमें वहाँ पे क्लियर कट देखने को मिलता है। रिजल्ट क्या रहा, जीवक जब वो ग्रेजुएट हुए वो बुद्धा के पर्सनल फिजिशियन बने। ओके अच्छा। तो ये जो एक क्वालिटी उस तरह के सिस्टम से निकल के आ रही है, बहुत कुछ सीखने को है। तो ये जो चरक या ये सब भी थे, ये भी उसी टाइम उनसे में? उनसे थोड़े से पहले के। तो हाँ। चरक ने एक इनिशियल कॉन्सेप्ट ऑफ आयुर्वेद रखा, जो चरक संहिता बना, और उसको तक्षशिला में आगे बिल्ड किया गया। एंड आई थिंक प्लास्टिक सर्जरी भी उसी टाइम। सुश्रुत एक और वो रहे साइंटिस्ट बोल सकते हैं हम उस जमाने के, जिन्होंने सर्जरी, मेडिकल इक्विपमेंट, उनकी किस तरह की शेप्स हो सकती हैं, कौन सा मेटल यूज़ करना चाहिए, कितने टेम्परेचर पे उसको गर्म करना है, किस तरह से उसको यूज़ करना है बॉडी पे, ऐसी चीज़ों पे। क्योंकि हम एक उस समय पे वी वर ए वेरी इवॉल्व सोसाइटी। तो एक इनिशियल जो हमारा मेडिकल सिस्टम था भारत का, वो तक्षशिला में डेवलप हुआ था। ओके। एंड मैंने ये भी सुना है कि नालंदा इन सब में जब अटैक्स हुए और उन्होंने जलाए, काफ़ी साल, मतलब काफ़ी दिनों तक ये जलते रहे। बुक्स, क्योंकि लाइब्रेरी, नालंदा की लाइब्रेरी के बारे में हम बात करते हैं, वो बहुत एक रिच लाइब्रेरी थी। ओके। तो क्योंकि जब इन्वेजन हुई और उनको पता ही था कि यहाँ पे काफ़ी स्कॉलरली काम होता है, इतनी बड़ा लिटरेचर यहाँ पे इकट्ठा है, हाँ तो अगर तो ये भी कोई किंग ने उस टाइम के बनाया होगा। बिल्कुल। तो अगर वहाँ पे अगर हम अटैक करेंगे तो सोसाइटी भी कोई की, क्योंकि उसकी जो पूरा एक नॉलेज है, उसकी धरोहर है, उसको ही हमने पूरा जला दिया। करेक्ट, इंटरेस्टिंग। मैंने आपको पहले जब मैं एग्जांपल दे रहा था कि अभी इंडिया की क्या सिचुएशन है, जब आप पूछ रहे थे कि इंस्टीट्यूशंस को हम कंपेयर करें अगर इंडिया के और बाहर के, इंडिया की करंट सिचुएशन के अंदर से, इंडिया के करंट सिचुएशन से हमारे करंट इंस्टीट्यूशंस एमर्ज हो रहे हैं। तो उस समय की जो हमारी सिचुएशन थी, उस समय वी वर वन ऑफ द टॉप। इनफैक्ट एक रिपोर्ट है, एक इकोनॉमिस्ट रहे एंगस मैडिसन, उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमी स्टडी करी और उन्होंने 0 AD से लेकर के अब तक की इकोनॉमी स्टडी करके बताया कि वर्ल्ड इकोनॉमी में किस कंट्री का कितना पोर्शन ऑफ GDP रहा। तो फ्रॉम 0 टिल 17th सेंचुरी, इंडिया एंड चाइना वर एट नंबर 1 एंड नंबर 2। मोस्टली इंडिया वाज एट नंबर 1, फिर 16-17 बीच बीच में थोड़ा सा अप डाउन होता था, और 16-17 पे आकर के चाइना बिकेम नंबर 1। फिर एक सडन डिक्लाइन हमें दिखता है जब यूरोप एमर्ज होता है, और फिर उसके बाद अमेरिका एमर्ज होता है। तो उस समय पे जब हम जिसको हम कभी कहते हैं हम विश्वगुरु रहे या हम सोने की चिड़िया रहे, तो वो ट्रू था। मतलब वहाँ पे हमारे पास मटेरियल रिसोर्सेज भी थे, वहाँ पे हमारे पास एक रोबस्ट फिलोसफी थी, हमारे पास अपने इंस्टीट्यूशंस थे। एक स्कॉलर है धर्मपाल। अच्छा। धर्मपाल एक अभी 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी स्कॉलर रहे, गांधीयन स्कॉलर। ही हैज डन अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन आवर प्री कॉलोनियल हिस्ट्री। ये जो हमारी प्री इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, जो हमारी 18वीं 19वीं 20वीं शताब्दी की जो हिस्ट्री रही, उसके बारे में उन्होंने कुछ रिसर्च करी। तो वो बताते हैं कि हमारे गांव में गुरुकुल है। हाँ। जो कि बाद में कुछ कारणों से जो कॉलोनियल पॉलिसीज बनी, उसके कारण वो गुरुकुल सिस्टम पूरा का पूरा डैमेज हो गया। बट ऑन एन एवरेज वी हैड 1 गुरुकुल पर विलेज। तो आप देखिए कि एजुकेशन कितनी एक्सेसिबल थी उस समय के लोगों के लिए। इतना क्वालिफाइड टीचर हर एक गांव में रहना, हर एक गांव में अवेलेबल। हाँ। एंड वहाँ पे फिर बच्चा, जितना मुझे पता है कि बच्चे उन्हीं के साथ रह के काम भी करते थे, पढ़ाई भी करते थे। तो लिविंग एंड लर्निंग, ये 2 अलग अलग चीजें नहीं है, ये साथ में चलती हैं। हाँ। वो हमें गुरुकुल सिस्टम से सीखने को मिलता है। अदरवाइज यहाँ पे क्या है कि जब हम क्लासरूम के अंदर है, वी आर लर्निंग, क्लासरूम से बाहर गए, लर्निंग मोड स्विच ऑफ हो गया, नाउ वी आर लिविंग, है मेरी लाइफ। तो ये लर्निंग लिविंग का बैलेंस पहले हम यहाँ पे एजुकेशन में सीखते हैं, फिर हम वर्किंग और लाइफ का बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस सीखते हैं। ये बैलेंस जैसा कुछ है ही नहीं, ये तो सब चीजें साथ में ही चलती हैं। एंड वही आप जो बोल रहे थे कि अगर उस टाइम में आयुर्वेद पे काम हुआ या फिर इकोनॉमिक्स में काम हुआ, तो वो सारी चीज़ें अगर हम उससे काफ़ी कुछ सीख के, एंड अभी इंडिया की सर्कमस्टांसेस के हिसाब से अगर हम कुछ बनाएं, तो काफ़ी बेटर इंस्टीट्यूट्स बन सकते हैं। वो एक मेथड था, राइट। वो मेथड हमें उसको अडॉप्ट करना चाहिए। हो सकता है उसका जो कंटेंट है, जो करिकुलम है, वो आज रेलेवेंट है या नहीं है, वो एक क्वेश्चन अलग है, बट एक अप्रोच टू लर्निंग है जिसमें उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट पे काम हो रहा है, राइट। वो वहाँ पे एक रेजिडेंशियल एनवायरनमेंट में स्टूडेंट्स रह रहे हैं, टीचर्स आर टेकिंग अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रेनिंग दो स्टूडेंट्स, और वो ये देख रहे हैं कि ये स्टूडेंट्स आगे जाके प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे हैं। सारी अप्रोच
उस डायरेक्शन में जा रही है। एंड हर एक फील्ड में लीडर्स बन रहे हैं, जैसे आपने बोला, चाहे मेडिसिन हो या इकोनॉमिक्स हो या फिर आई थिंक आर्यभट्ट ने मैथ्स में भी Maths इतना में काम किया, किया, correct। वो भी काफ़ी साल पुराने। लिंग्विस्टिक्स हो, तो इस तरह के अलग अलग डोमेन्स, उसमें लीडरशिप क्रिएट करना वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का के पास अपॉर्चुनिटी भी है और उनका रोल है। करेक्ट। तो आई थिंक अब इंडिया में वो समय आ गया है कि अब से लेकर के मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 50 ईयर्स तक लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशंस कैन कम अप, और अगर वो इस माइंडसेट से बनेंगे कि हमें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इंडिया के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, बिकॉज नाउ वी आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन, अगर हम यहाँ के लिए नहीं सॉल्व कर रहे तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन इज एट अ लॉस, तो हमें करना ही है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड होपफुली ऋषिवुड इसके फोरफ्रंट पे रहेगा। हम तो चाहते हैं कि हमें देख करके और लोग इंस्पायर हों, यंग लोग। मैं तो चाहूँगा कि हम इतने सारे यंग लोग स्टार्टअप्स कर रहे हैं, तो पीपल शुड ट्रीट यूनिवर्सिटी ऑल्सो एज अ स्टार्टअप एंड बिल्ड मोर एंड मोर यूनिवर्सिटीज। अगर ऐसा हो पाएगा तो आई विल बी पर्सनली वेरी हैप्पी, क्योंकि मैं सिर्फ ये नहीं देख रहा कि वो लोग मुझे एज अ मॉडल ट्रीट करेंगे और बनाएंगे, अगर वो कोई और कुछ बनाएगा तो मैं इतना कुछ सीख पाऊंगा और नए एक्सपेरिमेंट से। तो वो इस डोमेन में एक्सपेरिमेंटेशन एंड बोल्ड बिल्डिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक चीज़ ये भी है कि जब मैंने भी इंजीनियरिंग करी, मैंने ये देखा कि यार जो एक्चुअल में पढ़ाते हैं एंड जो एक्चुअल में जॉब में चाहिए होती है, सिंपल अगर ईसी में भी जो प्रोसेसर या उन सारी चीज़ों के बारे में टेक्स्ट बुक्स में होती है, वो तो मुझे लगता है कि 20-30 साल पुराना है। एंड इनफैक्ट जब तक हम पास होते हैं वो 1-2 जनरेशन और चिप आगे हो जाती है, तो इतना आगे पीछे लगता है कि यार हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या आएगा, वो कनेक्टेड नहीं बन पाता है। तो मुझे लगता है कि यार ये एक मेजर भी कारण है इसमें, जो बच्चे हैं वो इंजीनियरिंग या इन टाइप से सब्जेक्ट से इंटरेस्ट खो बैठते हैं कि यार रियलिटी ये है, हम पढ़ ये रहे हैं, तो इसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे? बड़ा ऑब्वियस सा गैप दिखता है ना ये, कि इंडस्ट्री या सोसाइटी की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, चाहे वो जॉब की रिक्वायरमेंट्स हैं, चाहे वो बेसिकली क्या प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी है उसकी रिक्वायरमेंट्स है, और वो कॉन्टेक्स्ट बार बार एमर्ज होता रहता है। इट्स नॉट स्टैटिक कि आज ये प्रॉब्लम है तो 5 साल बाद 10 साल बाद भी ये प्रॉब्लम रहेगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बट हमारी एजुकेशन सिस्टम जिस तरह से डिजाइंड है, उसमें वो चीज़ एक बार बैठ जाती है तो उसको चेंज करने में बहुत टाइम लगता है। वो उसका एक सिस्टमिक फ्लॉ है, मतलब एजुकेशन का डिज़ाइन ही इस तरह से है कि वो बहुत स्लो मूव करता है। तो उसके कारण प्रॉब्लम ये है कि जो आपने बताया, हम 4 साल कुछ पढ़ रहे हैं, हमें वो 4 साल जो पढ़ रहे हैं वो ही पहले से बहुत पुराना है, तो हमारे को उसका कनेक्ट विद द इंडस्ट्री समझ में नहीं आता। करेक्ट। तो एज एजुकेटर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं, एक तो हम चेक करें, वैलिडेट करें कि इज दिस रेलिवेंट। जब बच्चा ग्रेजुएट हो रहा होगा तो क्या ये चीज़ रेलिवेंट होगी, और इंडस्ट्री से भी उसको चेक करवाएं कि आपको क्या नीड है। ये तो अभी आप ये चीज़ कर रहे हैं, बट बाहर भी, जैसे बाहर लोग पढ़ने आते हैं, वहाँ वो बोलते हैं कि यार एजुकेशन काफ़ी इंक्लूसिव है, काफ़ी इंटरैक्टिव है, काफ़ी आप फ्रीली थिंक कर सकते हो। तो बाहर के भी क्या कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं, क्या कुछ लर्निंग्स है कि वो कैसे इस प्रॉब्लम को क्रैक कर रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम तो होगी नहीं। तो बाहर के इंस्टीट्यूशंस में और यहाँ का एक मेजर डिफरेंस ये है कि वहाँ के इंस्टीट्यूशंस थोड़े मैच्योर हो चुके हैं, उनको 200 साल, 150 साल, 300 साल, मोस्ट ऑफ द गुड इंस्टीट्यूशंस को इतना पीरियड ऑलरेडी हो चुका है। हार्वर्ड 400 साल पुराना इंस्टीट्यूशन, तो ये सब, तो जब इतनी मेच्योरिटी आ जाती है तो बेसिक प्रॉब्लम्स से वो नहीं जूझ रहे होते। उनकी कुछ चीज़ें इस मामले में बहुत ही इंस्पायरिंग है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं कुछ समय पढ़ने के लिए बाहर गया। हम यहाँ पे एग्जामिनेशन सिस्टम होता है। हाँ। आप बीटेक करें तो एग्ज़ाम होता है। कैसा होता है, सेमेस्टर के एंड में एग्ज़ाम आया, हम सब एक हॉल में बैठे हुए हैं, सब लोग का फोकस अपनी शीट पे है, और कोई ना कोई इन्विजिलेटर्स वहाँ पे घूमे जा रही है देखने के लिए कि कोई चीटिंग नहीं कर रहा। और हमें पता ही है कि बच्चे कुछ ना कुछ अपने पॉकेट्स में, अपने फोन्स में कहीं ना कहीं कुछ छुपा करके लाए हुए हैं, राइट। इट्स अ सिस्टम दैट इंडिकेट्स कि एक मिसट्रस्ट है, क्योंकि ये वहाँ पे इन्विजिलेशन हो रही है, इसलिए बच्चे चीटिंग नहीं कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। अगर वहाँ से हमने इन्विजिलेटर हटा दिया तो क्या होगा? वहाँ थोड़ी देर के लिए हटा तो हो जाती है चीटिंग। मैं वहाँ पे यूएस में एग्ज़ाम दे रहा था, हमारे एक टीचर ने हमारा क्वेश्चन पेपर सबको दे दिया, हम सब क्लास में बैठे हैं, क्लास में और कोई नहीं है, सिर्फ स्टूडेंट्स हैं, एंड एवरीवन इज जस्ट फोकस्ड ऑन डूइंग देयर स्टफ। तो मतलब ये क्या एक ओपन बुक टाइप का था क्या? ओपन बुक नहीं है ये क्वेश्चन है, हमारे पास आंसर शीट है, हम खुद लिख रहे हैं बेसिकली विदाउट एनी इन्विजिलेटर। हम वहां पर सिंसियरली अपना अपना एग्जाम कर रहे हैं। ये एक इंस्टीट्यूशनल कल्चर है, एक कल्चर ऑफ मेरिटोक्रेसी, एक कल्चर ऑफ एक्सीलेंस, एक कल्चर ऑफ ऑनेस्टी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। वो चीज़ें हमें वहाँ से सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि जो आप बता रहे हैं कि वहाँ पे एक फैकल्टी और स्टूडेंट बड़ा इंटरेक्टिव होता है, क्योंकि एक ट्रस्ट के ऊपर सिस्टम बिल्ड किया हुआ है कि हम सब यहाँ पे सीखने आए हैं।
ऐसा नहीं है कि इंस्टीट्यूशन ने कुछ रूल्स बना करके कोई प्रोफेसर्स को हायर कर लिया, प्रोफेसर्स ने कुछ रूल्स बना करके करिकुलम बना दिया, वो करिकुलम बच्चे पढ़े जा रहे हैं, उसका इंडस्ट्री से कोई रिलेशन नहीं है, बच्चों को पता नहीं है कि वो क्यों पढ़ रहे हैं, बस उनको ये है कि मुझे किसी तरह से पास होना है, 8th सेमेस्टर में मेरी कंपनीज आएंगी, मैं उसमें CV सेंड करूँगा, कहीं ना कहीं मेरी प्लेसमेंट हो जाएगी, फिर मैं निकल जाऊँगा। तो ये एक मतलब एक ट्रांजैक्शनल एक फॉर ग्रांटेड हो रहा है कि बस मेरे को किसी तरह से 4 साल काटने हैं, उसके बाद कुछ हो जाएगा। बट वहाँ पे इस तरह से नहीं है, मतलब एवरी क्लास इज हाईली इंटरेक्टिव। प्रोफेसर हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, हम आंसर देते हैं, उसके बेसिस पे एक और क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब दे विल फोर्स अस टू थिंक वन लेयर डीपर। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन हो ही जा रही है कि एक प्रेजेंटेशन दिखाई गई और अब आप चले जाओ। इंटरेस्टिंग। एंड आई थिंक एक मेजर कारण इंडिया में ये भी है कि ये चीटिंग है वो सबका, कि लोगों को पता नहीं होता या स्टूडेंट्स को पता नहीं होता उनको क्या करना है। यूएस में भी वो खुद सोच के स्टूडेंट चूज करता है कि कोर्स यार मुझे एक्चुअल में पढ़ना है या फिर मैं नहीं पढ़ता हूँ। यहाँ पे क्या है कि सबको बोल दिया है कि किसी और ने, पेरेंट्स ने, किसने बोला है कर लो। इंजीनियरिंग के बाद लोग अपना पैशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि यार ये तो होगी नहीं, अब इससे बेटर कुछ ढूंढता हूँ। क्योंकि जब हमारे माइंड में ऐसा है कि ये मेरे रिलेवेंट नहीं है, हाँ। ये तो बस मुझे निकालना है, हाँ। तो आई यूज ऑल माई मीन्स कि बस ये फटाफट से निकल जाए बिना ज्यादा मेहनत करे। हाँ, एक दिन पहले भी याद कर लेते हैं आंसर शीट। तो यहाँ पे आपने बोला कि पुराने हमारे संस्कृति या इन सब में काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि अभी हमारे जो नए कॉलेजेस हैं क्या वो अप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मोस्टली कॉलेजेस प्लेसमेंट में फोकस रहे हैं, बट आई थिंक वो इजी टू सेल भी है। तो आपको क्या लगता है जो फ्यूचर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं वो कैसे होंगे? बाहर से भी आपने काफ़ी कुछ सीखा है, तो मान लो जापान हो गया, आई थिंक उनकी भी कार कंपनीज और ये सब काफ़ी बढ़िया कर रहे हैं, तो उनके ऐसे कॉलेजेस में क्या था जो हम सीख के फिर काफ़ी कुछ सीखने को है बाहर से भी और यहाँ के पास्ट से भी। आपने जापान की बात की, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। हमने एक पार्टनरशिप की वहाँ के इंस्टीट्यूशन के साथ जिसका नाम है मत्सुशिता इंस्टीट्यूट। ओके। मत्सुशिता वाज द फाउंडर ऑफ पैनासोनिक। तो उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन बनाया टुवर्ड्स हिज रिटायरमेंट। जब उन्होंने कंपनी से रिटायरमेंट ले ली थी, फिर उन्होंने कहा कि अब मुझे एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाना है जो जापान के लिए लीडर्स तैयार कर पाए। तो उन्होंने एक बड़ा निश इंस्टीट्यूशन बनाया जिसका नाम दिया मत्सुशिता इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट एंड मैनेजमेंट। तो 2 डोमेन्स में उनको लीडर्स तैयार करने थे, एक गवर्नमेंट के लिए, एक मैनेजमेंट के लिए, मतलब बिजनेस के लिए। उनका प्रिंसिपल ये था कि जो भी हम ट्रेनिंग देंगे वो जापानीज कॉन्टेक्स्ट में रूटेड होगी। मतलब हम एक बाहर का कहीं से कुछ कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे पढ़ा देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ की सोसाइटी की नीड्स क्या है, यहाँ का सोसाइटी का इथोस क्या है, कल्चर क्या है, उसके हिसाब से हम ट्रेनिंग देंगे। तो हमें पता है जापान में डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, एक तरह का एक ऑनेस्टी वो इंग्रेंड है। उन प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हुए उन्होंने एक करिकुलम बनाया। हमने उनके साथ पार्टनरशिप की, हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग वहाँ से आइडियाज़ देखने को मिले। बट इस इंस्टीट्यूशन के बारे में पता तब लगा जब हमने देखा कि इनका एक एलुमनाई प्राइम मिनिस्टर भी बन चुका है। ओके। कई एलुमनाई कैबिनेट मिनिस्टर बन चुके हैं, मेयर्स बन चुके हैं, कंपनीज के CEO बन चुके हैं। और ये सब तब जब वो साल में सिर्फ 4-5 स्टूडेंट्स ही इनटेक लेते हैं। अच्छा, इतना निश इंस्टीट्यूशन है अभी भी। मतलब साल में सिर्फ 5 बच्चे। जस्ट लास्ट मंथ वहाँ की डेलीगेशन स्टूडेंट्स की यहाँ पे आई थी। तो उन्होंने कहा कि हम अपने सारे स्टूडेंट्स को लेके आ रहे हैं। तो हमने कहा ऐसा कैसे? तो फिर हमें पता लगा कि सारे स्टूडेंट, मतलब 16 स्टूडेंट, 4 बच्चे 4 साल के, तो वो सब यहाँ पे आए थे। नहीं, यहाँ पे तो मैंने देखा कॉलेजेस है इंडिया के जिनमें सिर्फ CS डिपार्टमेंट में 1000-2000 बच्चे होते हैं। तो वो एक बड़ा निश इंस्टीट्यूशन है, शायद इसलिए वो बहुत कुछ कर पा रहे हैं, बट सीखने को है। अब एक चीज हमने वहां से अडॉप्ट करी, वो अपने करिकुलम में, क्योंकि लीडरशिप की बात है तो फिटनेस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। रेजिलियंस, हम कितने तैयार हैं, वो एक इंपॉर्टेंट एबिलिटी है। करेक्ट। तो वो एक अपने करिकुलम में चीज करते हैं, उसका नाम है 100 किलोमीटर वॉक। ओके। 100 किलोमीटर चलते हैं पैदल। तो हमने कहा ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, क्योंकि अगर हमने मेंटल और फिजिकल रेजिलियंस बनानी है तो इसका टेस्ट होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे किया वो एक्सपेरिमेंट। मैं खुद भी चला पूरे 100 किलोमीटर। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं चल पाऊंगा। 100 तो काफी ज्यादा है। 100 बहुत ज्यादा है। तो हमने वो 2 दिन में किया। 50 किलोमीटर हम गए, एक जगह रात में रुके, सुबह उठे, 50 किलोमीटर वापस आए। जापान में वो एक साथ करते हैं। अच्छा, रुकते नहीं है बीच में। मतलब उन्होंने वही, आपने काफी इंटरेस्टिंग चीज बोली जो उनकी कल्चर की चीजें हैं। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि पैनासोनिक बनाया, वहां पे भी उन्होंने काफी कुछ सीखा होगा, वो चीज अप्लाई करेंगे। ये नहीं कि यार यूएस में ये चल रहा है, फ्रांस में चल रहा है, इंडिया में चल रहा है, कॉपी कर रहे हैं। ये बहुत आई थिंक इम्पोर्टेंट है कि यार, क्योंकि हमारी हिस्ट्री इतनी ज्यादा है, आपने इतने एग्जाम्पल्स भी बताए,
वहीं से अगर हम 2-4 चीज़ें सीख लें, अभी के जो रिक्वायरमेंट्स है वो पकड़ लें, तो काफ़ी कुछ हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या चीज़ें हैं जहाँ पे आईटी को अलग बनाते हैं? मतलब क्या वहाँ पढ़ाई अलग होती है? क्या टीचर्स अलग होते हैं? क्योंकि मान लो कि कोई बच्चा आईटी नहीं जा पा रहा, बट उसको सक्सेसफुल होना है, तो उसको किन चीज़ों में फिर ध्यान देना चाहिए? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो मैंने अलग अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को ऑब्जर्व किया है, उनको समझने की ट्राई किया, क्योंकि मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। एक जो डेफिनेट डिफरेंस है बिटवीन एन आईआईटी एंड दोज काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशंस और बाकी जो दूसरे तरह के गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, वो ये कि वहाँ पे एक क्वालिटी है, एक सिंसियरिटी है कि क्लासेस टाइम पे होंगी, एग्जामिनेशन प्रॉपर होंगे, कोई चीटिंग नहीं होगी, सिलेक्शन प्रॉपर होगी, हायरिंग प्रॉपर होगी। ऐसा नहीं है कि किसी ने अप्रोच लगवा दी तो कोई फैकल्टी मेंबर बन गया। एवरीथिंग इज थ्रू अ सर्टन प्रोसेस एंड विद अ लॉट ऑफ रिगर, और ये उसको एक क्वालिटी प्रोवाइड करता है। और ये कोई बहुत डिफिकल्ट चीज़ करने की नहीं है, मतलब हम यहाँ पे भी कर रहे हैं और जो भी अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं वो हर जगह वहाँ पे ये काम होता ही है। इट इज़ जस्ट अ बेसिक हाइजीन कि हमने इतना क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करके चलना है, क्योंकि लोग वो भी नहीं कर पा रहे, इसलिए वहाँ पे एक डिफरेंस ऑफ क्वालिटी हमें नजर आने लगता है। आई थिंक जो आप बोल रहे हैं कि क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल करप्शन नहीं है, तो सीधा प्रोसेस है, फेयर प्रोसेस है, तो उस चीज़ में जो बेयर मिनिमम लोग वहाँ से क्रॉस करके आते हैं, वो पीयर ग्रुप इतना अच्छा बन जाता है शायद, इसीलिए बच्चे वो मोटिवेट पूरा एक रहते हैं। मेरिटोरियस प्रोसेस है। आपने पूछा कि वहाँ पे पढ़ाई बहुत अलग होती है क्या, तो एक्चुअली पढ़ाई बहुत अलग नहीं होती। इनफैक्ट क्योंकि मैं वहाँ से निकला हूँ तो मैं आपको बता सकता हूँ, मोस्ट ऑफ अस तो हम ठीक से क्लासेस में जाते भी नहीं थे। तो ये एक मिथ है कि वहाँ की क्लासेस में ऐसा कुछ स्पेशल हो रहा है कि बच्चे बहुत इंटेलिजेंट निकल के आ रहे हैं। ये बहुत डेफिनेट है कि वहाँ की फैकल्टी बहुत सिंसियर है। ऐसा नहीं होता है कि कुछ भी पढ़ा दिया जा रहा है। सो वट एवर दे आर टीचिंग इट कम्स फ्रॉम, उनका एक पूरा रिसर्च का बैकग्राउंड होता है, फैकल्टी की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। बट पढ़ने का इंटरेस्ट ऐसा है वैसा कहना मुश्किल है, क्योंकि वो कॉलेज लाइफ का जो एक माहौल होता है वो वहाँ पे भी उतना ही है। हाँ, वो फन मस्ती एक्सप्लोरेशन। तो क्या आपकी भी अटेंडेंस कभी शॉर्ट हुई है, या आईटी में ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती? अब मुझे पता नहीं हम शॉर्ट किसको बोलेंगे, बट मैंने बस हमेशा इतना ही ट्राई किया कि मैं पास होता रहूं और मेरी डिग्री 4 साल में निकल जाए, और वो मेरी 4 साल में निकल गई। नहीं, वो भी दैट वाज माय बेंचमार्क। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि यार आईटीएंस अपने फील्ड में तो अच्छे कर रहे हैं, बट चाहे एक्टिंग हो या प्रोडक्शन हो, मूवीज हो, इन सब में भी आईटीएंस जा रहे हैं। तो मतलब वहाँ पे आई थिंक ऑप्शंस ऑफ एक्सप्लोरिंग भी काफ़ी हैं। तो ये आपके पहले क्वेश्चन से रिलेट करता है कि अब इतना प्रेशर है अपने बच्चों के ऊपर, वो इतनी सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, कोटा जा रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं। तो मैं कोटा नहीं गया, मैं अपनी यहीं से दिल्ली से कोचिंग ली। बट एक चीज़ ये है कि जब हम वहाँ पे जाते हैं तब तक हमें पता नहीं होता कि इंजीनियरिंग का मतलब क्या है। तब तक हमें बस ये पता होता है कि जेई है, उसके अंदर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आप अगर ऐसे तैयारी करोगे तो आप वहाँ पे कुछ कर लोगे। जब वहाँ सेलेक्ट होने के बाद हम पहुँच जाते हैं तब पता लगता है कि ये इंजीनियरिंग है, क्योंकि उससे पहले हमें कोई बताता ही नहीं है कि क्या है, और कौन कैसे बताएगा, किसी और को भी नहीं पता। तो वहाँ पे एक बड़ा मिसमैच है। तो जब मैं गया तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। इनफैक्ट फर्स्ट सेमेस्टर में तो मैं चाह रहा था कि मुझे ये छोड़ करके निकलना है, बट अब कौन किसको कैसे समझाए कि छोड़ करके निकल जाओ। मतलब वहाँ दिल्ली में आईटी दिल्ली में सिलेक्शन हुआ है तो ऐसा तो है नहीं कि आप छोड़ के निकल जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। तो देन माई इंटरेस्ट आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग इंटरेस्ट इन अदर डोमेन्स। तो मैं सोशल एक्टिविटीज़ में, कल्चरल एक्टिविटीज़ में, उसमें बहुत पार्टिसिपेट किया। तो मेरा क्लासेस में इंटरेस्ट कम था, बट मैंने बाकी आईटी के एटमॉस्फेयर को बहुत अच्छे से यूज़ किया और मुझे वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला। बट आपने एक और चीज़ बोली कि यार एआई काफ़ी चीज़ें चेंज कर देगा। आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में या अभी के टाइम में अगले 5-10 साल में किस टाइप के जॉब्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी? क्योंकि पहले लोग मैकेनिकल, सिविल, इन सब पे ध्यान देते हैं, फिर कंप्यूटर साइंस पे आया। अब आगे का फ्यूचर आप क्या देखते हैं? तो मैं एक यहाँ पे रोज़ पिक्चर भी बता सकता हूँ कि बहुत सारी जॉब्स चली जाएंगी, बट बहुत सारी जॉब्स क्रिएट होंगी। क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस का नहीं हूँ, इसलिए मैं एक बहुत नुआंस्ड स्टेटमेंट नहीं बोलूँगा और एक कोई जेनरिक स्टेटमेंट भी नहीं बोलूँगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही स्पेसिफिक निश जॉब्स रह जाएंगी जिसमें ह्यूमन इंटरफेस बहुत हाई है। मतलब जैसे कि ये हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, इस तरीके मैं एक रोबोट के साथ पॉडकास्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो इतनी क्विकली मेरे इमोशन समझ करके रिप्लाई करके ये नहीं करेगा। करेक्ट करेक्ट। बट जिस रोल में ह्यूमन इंटरफेस बहुत मिनिमम है, अब लोग बोल रहे हैं कि हम कोडिंग करेंगे और कोडिंग की जॉब तो हमेशा रहेगी क्योंकि एआई बढ़ रहा है। बट हो सकता है वो जॉब सबसे पहले चले जाए, क्योंकि उसमें ह्यूमन इंटरफेस बहुत कम है। वो काम तो अभी रिसेंटली 2 हफ्ते पहले हमने न्यूज़ देखी कि फर्स्ट कोडर, एआई कोडर लॉन्च हो गया। अच्छा। तो अब अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब अभी तो स्क्रैच द सरफेस हुआ है। हाँ। अभी तो आगे जाके ये टेक्नोलॉजी और बढ़ने वाली है। एंड लिटरली मंथ बाय मंथ इतनी तेजी से बढ़ रही है। चेंज हो रहा है। हाँ। करेक्ट। एक चीज़ मैं ये भी नोटिस किया कि आप आईटी में हैं एंड ऑफ कोर्स आप इंडिया में काम कर रहे हैं, बट मैंने देखा कि
मेरे स्कूल के भी जो फ्रेंड्स हैं जो आईटी से पढ़े, अच्छे कॉलेज से पढ़े, वो सब बाहर चले गए। तो ये क्या एक मेजर प्रॉब्लम है कि यार जो हमारा बेस्ट टैलेंट है, जिसपे ऑफ कोर्स आईटीज में गवर्नमेंट भी इतना इन्वेस्ट करी है, वो बाहर चले आ रहे हैं, तो उसको कैसे कुछ सॉल्व कर सकते हैं या वो इतना इम्पैक्ट नहीं करता है? वो एक लार्जर लेवल प्रॉब्लम है, वो आई थिंक एजुकेशन की प्रॉब्लम नहीं है। वो एक ओवरऑल हम अपने मेरिट को, हम अपने टैलेंट को कितना रिकॉग्नाइज और रिवॉर्ड करते हैं एज अ सोसाइटी, वो उस पर निर्भर करता है। अब अमेरिका ने पर्टिकुलरली लोग जो ज़्यादा बाहर जाते हैं वो यूएस जाते हैं या फिर कहीं और अमेरिकन कंपनीज में काम करने के लिए जाते हैं। मतलब अगर वो सिंगापुर भी जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जा रहे हैं, लंदन भी जा रहे हैं, तो लार्जली इट्स डोमिनेटेड बाय अमेरिका एंड ब्रॉडली द बेस्ट। तो इसका कारण ये है कि वहाँ पे उस तरह के टैलेंट को उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है और रिवॉर्ड किया है, मतलब मॉनिटरी रिवॉर्ड किया है, उनको ऑटोनॉमी दी है, उनको रिसोर्सेज दिए हैं, तो इसलिए वो लोग वहाँ पे जा रहे हैं। सिर्फ कॉर्पोरेट्स में काम करने के लिए नहीं जा रहे, पीएचडीज करने के लिए जा रहे हैं, रिसर्च करने के लिए जा रहे हैं, हर तरह के फील्ड में वहाँ पे एक उन्होंने एक्सेप्शनल एनवायरनमेंट क्रिएट किया है। तो मुझे लगता है कि क्या वो एनवायरनमेंट हम यहाँ पे क्रिएट नहीं कर सकते? सिर्फ यहाँ के लोग ही क्यों यहाँ रुके, हम बाहर से लोगों को इन्वाइट करें कि जो भी अच्छा टैलेंट है दुनिया का वो यहाँ आए और यहाँ की प्रॉब्लम सॉल्व करे। क्योंकि अगर उन्होंने 1.4 बिलियन ह्यूमंस की प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाई है तो पूरी दुनिया की सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक दैट्स द अपॉर्चुनिटी दैट वी हैव, और उस पर्सपेक्टिव से हमें यहाँ का माहौल बिल्ड करना पड़ेगा। एंड ये कैसे फिर हो पाएगा? उसमें मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं, उसमें पब्लिक पॉलिसी का रोल है, उसमें टेक्नोलॉजी का रोल है, उसमें पूरा हमारा जो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है उसका रोल है, हम इनोवेशन को कैसे खोजते हैं, उसको कितना सपोर्ट करते हैं उसका रोल है, एजुकेशन सिस्टम का रोल है, फैमिली का रोल है। ये सब भाई पूरा होलिस्टिक उसमें अप्रोच लेनी पड़ेगी और लॉन्ग टर्म है, और हमारी कंट्री अब उस डायरेक्शन में थोड़ी थोड़ी चलनी शुरू हुई है। ओके बट मैंने ये देखा कि जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया से चलो बहुत लोग बाहर जाते हैं, चाइना से भी बहुत लोग बाहर जाते हैं, बट ये नोटिस किया है कि चाइना में काफ़ी लोग वापस भी आ जाते हैं। तो क्या ये उसका सोल रीज़न यही है कि चाइना की इकॉनमी बहुत बड़ी है तो वहाँ पे वापस आके वो काम कर पाते हैं, या चाइना भी कुछ अलग चीज़ें कर रहा है जिसकी वजह से उनका टैलेंट बाहर की बेस्ट पढ़ाई लेके वापस अपने देश को इम्प्रूव कर दे रहा है? चाइना से एक्चुअली हमारे को बहुत कुछ सीखने को है। Okay. वो शायद इस साइज का इकलौता नेशन है जो उतना एम्बिशन, उतना एक एग्रेसिव एम्बिशन के साथ सोचता है और उसको एग्जीक्यूट भी करता है। हाल ही मैंने एक बुक पढ़ी, 100 ईयर मैराथन, 100 साल की दौड़, और ये एक अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी एनालिस्ट ने चाइना के बारे में लिखी है कि उन्होंने किस तरह से अपना एक 100 साल का प्लान बनाया और उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अब उसमें एक बात यही है कि चाइना ने एज अ नेशनल पॉलिसी एक फ्रेमवर्क बनाया कि हम चाइनीज़ लोग जो दूसरी कंट्रीज में जा चुके हैं, जो साइंटिफिक या इंटेलेक्चुअल एक्यूमेन रखते हैं, उनको ढूंढेंगे और उनको वापस चाइना बुलाएंगे। एज अ प्रोजेक्ट उन्होंने ये लॉन्च किया। 30 साल पहले प्रोजेक्ट लॉन्च किया। अब उसका इफेक्ट ये है कि नंबर ऑफ पेटेंट्स में जितनी भी तरह की इनोवेशन हो रही है, चाहे वो ईवी है, चाहे एआई है, चाहे ब्रेन मशीन टीमिंग है, इस तरह की डोमेन्स में चाइना इज टेकिंग अ लीड, क्योंकि उन्होंने नेशनल लेवल पे एक फ्रेमवर्क बनाया, वो एक एम्बिशन रखा कि हमें ग्लोबली सुपर पावर बनना है, और उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग। तो वो अपने बेस्ट लोगों को वापस से अट्रैक्ट करके ला पा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बाहर से इतना कुछ सीखा है, तो वो चेंजेस फिर उनके सोसाइटी में इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। बिल्कुल। एंड ये आप देखते हैं कि यार हमारे बच्चे बहुत सारे फॉरेन यूनिवर्सिटीज जाते हैं, बट मैंने ये बहुत कम देखा है कि यार बाहर के बच्चे इंडिया में जाते हैं। क्या ये इसलिए क्योंकि हमारी उतने यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, उस लेवल की यूनिवर्सिटीज़ नहीं है? कई कारण है। एक कारण तो ये है कि हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अभी भी उस लेवल पे नहीं पहुंची कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज के स्टूडेंट्स यहाँ पे आए। अभी जिस तरह की कंट्रीज से स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं, वो कंट्रीज का एजुकेशन सिस्टम हमसे भी थोड़ा पीछे है। हाँ, जैसे तो अफ्रीका से बहुत जगह से आते हैं, साउथ एशियन कंट्रीज से आते हैं। तो उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे एजुकेशन उतनी अच्छी नहीं है, पर वेस्ट में उनके पास जाने के लिए अफोर्डेबिलिटी नहीं है। अच्छा। तो इंडिया इज़ अ गुड मिडिल ग्राउंड जहाँ पे अफोर्डेबल भी और क्वालिटी भी ठीक है। अब ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है एज अ कंट्री। अगर हम इसमें क्वालिटी एनहांस करते रहें कि उनको भी एक्चुअल वैल्यू मिले, बिल्कुल, तो हमारी कॉस्ट उतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी ज़्यादा एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी की होती है, राइट? क्योंकि रहने का भी खर्चा कम है, टीचिंग का भी कम है, ओवरऑल एक्सपेंस हमारा कम है। बट सिर्फ ये एक रीज़न नहीं है कि बच्चे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। जो मेजर रीज़न है वो ये है कि वहाँ पे हम सेटल होना चाहते हैं। अच्छा। इस कारण से बच्चा एक कंट्री से दूसरी कंट्री मूव करता है। इट्स डिसीजन ऑन इमिग्रेशन, इट्स नॉट अ डिसीजन ऑन एजुकेशन। ये एक इंपॉर्टेंट बात समझने की है। तो जब तक इंडिया एज अ कंट्री मोस्ट अट्रैक्टिव कंट्री नहीं बन जाएगी फॉर पीपल टू लिव एंड वर्क, तब तक यहाँ बच्चे पढ़ने के लिए भी उतने क्वांटिटी में और उस क्वालिटी के बच्चे नहीं आएंगे।
हाँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा कि यार जो ज़्यादा अमीर हो जाते हैं वो तो पहले रास्ता ढूंढते हैं कि यार हम बाहर कैसे निकले, या जो बंदे ने जैसे आपने बोला आईटी पास आउट हो गया उसको बढ़िया जॉब यूएस में मिल जाती है। एक और चीज़ है जैसे कि अगर हम टॉप 50 टॉप 100 रैंकिंग देखें, इनफैक्ट टॉप 50 में हार्डली कोई इंडिया के इंस्टीट्यूट्स हैं। टॉप 200 में भी नहीं है शायद। अच्छा, क्योंकि मान लो चलो यूएस की कंपनीज है, इन्वेस्टमेंट है, वो सब है, बट इवन मैंने देखे यूरोप के कॉलेजेस भी हैं, सिंगापुर के कॉलेजेस भी हैं, फ्रांस के कॉलेजेस भी हैं, तो फिर इंडिया वाले क्यों नहीं आ पा रहे हैं? अगेन अभी समय आया है। अच्छा, टाइम लगेगा। अब हमें तसल्ली से इस पे काम करना पड़ेगा। हाँ। अब एक टिपिकल स्टार्टअप वर्सेस बिल्डिंग एन इंस्टीट्यूशन में फर्क ये है कि इसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो थोड़े समय से आते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं, तो इसमें मतलब मेहनत करनी पड़ती है, टाइम लगाना पड़ता है और एक लॉन्ग टर्म थिंकिंग के साथ चलना पड़ता है। जबकि अगर हमें कंपनी बना रहे हैं, स्टार्टअप बना रहे हैं, तो हमें क्विक रिजल्ट्स क्रिएट करने हैं, राइट। तो एक माइंडसेट का डिफरेंस है। अब मेरा रोल क्या है, सिर्फ ऋषि यूनिवर्सिटी बनाने से भारत की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। मुझे लग रहा है हमें इस तरह के 50 और इंस्टीट्यूशन चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी जर्नी को देख करके और यंग लोग इंस्पायर हों और एक्साइटेड हों कि ऐसा कुछ करना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसे 50 लोग और हों जो अलग अलग जगहों पे, अलग अलग डोमेन्स में, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के साथ यूनिवर्सिटीज़ बनाएं, इंडिया में हाई क्वालिटी यूनिवर्सिटीज़ बनाएं और इंडियन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, और भारत को एक ऐसा देश बनाएं जहाँ पे बाकी लोग भी आकर के ना सिर्फ पढ़ना चाहें बट यहाँ की कंपनीज में काम करना चाहें, यहाँ पे अपनी फैमिलीज को सेटल करना चाहें, इसको अपनी कर्म भूमि बनाना चाहें। वो लंबा काम है, पर क्योंकि ऐसा पहले हो चुका है तो दोबारा भी हो सकता है। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि यहाँ पे जैसे बोला 1.4 बिलियन लोग हैं, इतना बड़ा मार्केट है, इतना अपॉर्चुनिटी है, तो काफी। तक्षशिला में ऐसा एस्टिमेट है कि 30 अलग अलग सिविलाइजेशन से लोग पढ़ने आते थे अच्छा, उस समय में। उस जमाने में सोचो। हाँ, तो अब क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल। एक चीज़ मैंने ये भी नोटिस करी कि आप काफ़ी विवेकानंद के लर्निंग से इंस्पायर्ड हैं, तो आजकल के यंगस्टर्स तो मे बी आई थिंक उनका एक जो स्पीच है यूएस में उसी के लिए जाने आते हैं, बट ओवरऑल एज यंगस्टर्स हम उनकी लाइफ से क्या सीख सकते हैं? तो उनकी और पूरी लाइफ ही बहुत इंस्पायरिंग रही। वो उनको हम एक यूथ का रोल मॉडल मानते हैं, उनके नाम पे नेशनल यूथ डे बनता है। वो सही में एक बिल्कुल यूथ लीडर थे। उनकी पूरी लाइफ यंग थी। 39 पे ही वाज ही हैड अटेन्ड समाधि बाय दैट एज। उतनी सी टाइम पीरियड में इन अ सिचुएशन जब भारत की इंडिपेंडेंस मूवमेंट भी ठीक से शुरू नहीं हुई थी, राइट। वी वर मतलब उस टाइम हमारे जो कॉलोनाइजर्स जो हमारी एक इंडिपेंडेंस थी, वो उस समय पे हम एक पीक ऑफ कॉलोनाइजेशन पे थे। अच्छा, एज अ कंट्री। आई थिंक 19th सेंचुरी। तो लेट 19th सेंचुरी। तो उस समय पे एक ऐसा व्यक्ति जो एक सामान्य परिवार से जन्मा है, वो इंडिया की बात बताने के लिए वर्ल्ड ओवर ट्रैवल करता है, उसको वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में स्टैंडिंग ओवेशन मिलती है। उन्होंने जो इतनी 39 ईयर्स की एज में जितने लेक्चर्स दिए, जितना लिखा, वो 9 वॉल्यूम्स ऑफ बुक्स में जाकर के कंपाइल होता है, और वो आज तक हम पढ़ें तो हमें रेलेवेंट लगता है। तो इट इज़ फिनोमिनल। ऐसा बहुत कम होता है। तो दैट इज़ वाई हिज लाइफ इंस्पायर्स मी। मेरा कोई उनसे बचपन में ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था, जैसे बट ऐसी कुछ लर्निंग्स जो आप शेयर कर सके? मैं उनके इम्पैक्ट के बारे में एक एग्जांपल देता हूँ। अन्ना हज़ारे से मेरा थोड़ा बीच बीच में बातचीत हुई जब मैं कॉलेज में था। तो मेरे को सोशल एक्टिविज्म से इंट्रोड्यूस करने में अन्ना हज़ारे आंदोलन का एक रोल रहता है। तो हम उनसे पूछ रहे थे कि आपने ये सब कैसे शुरू कर दिया। आपको अगर अन्ना हज़ारे का बैकग्राउंड ना पता हो, तो वो आर्मी में ट्रक चलाते थे। ही इज़ आर्म फोर्स का ड्राइवर। थोड़े लाइफ वाज स्ट्रेसफुल, डिप्रेशन। ही डिसाइडेड कि ही विल कमिट सुसाइड। अन्ना हज़ारे ट्रेन स्टेशन पे जा रहे थे, रेलवे स्टेशन पे, विद द इंटेंट कि ट्रैक पे जंप करके सुसाइड करना है। जब वो चल रहे थे, किसी ने उनको एक छोटी विवेकानंद की कुछ लेक्चर्स की बुक दे दी। ऐसे जैसे स्टेशन पे आपने देखे होंगे लोग बांटते हैं, तो उन्होंने दी, तो इन्होंने थोड़ी सी पढ़नी शुरू कर दी। दैट मोमेंट चेंज्ड हिज लाइफ। So rather than committing suicide, he went back to his village और social reforms पे वहाँ पे काम करना शुरू कर दिया, on alcohol, on everything else। तो एक impact है जो विवेकानंद के काम का आउटकम हमें किसी और की लाइफ में कितने सालों बाद नजर आ रहा है, probably after maybe 60-70 years of his passing away। तो 60-70 नहीं, 1900 कितने में? हाँ, तो अन्ना हज़ारे जब बड़े यंग होंगे तब उन्होंने हाँ, ये पढ़ी होगी, समझ गया।
एग्जांपल दिया जाता है उनके बारे में, जब वो अमेरिका में थे ना, तो विवेकानंद एक जैसे साधु होते हैं, अच्छा। पूरा एक भगवा कपड़ा पहन करके घूमते हैं, उसमें कोई ऐसा शर्ट पैंट जैसा स्टिच तो कुछ होता नहीं है। हाँ। लोग उनको बोलते थे कि मतलब ये क्या है, इट वाज सीन एज अ थोड़ा Different डाउनग्रेड, अलग। कि क्या है, मतलब एक क्लास डिफरेंस की तरह दिखता था कि प्रॉब्ली सम वेरी पुअर पर्सन हैज कम, और जो सिविलाइज्ड नहीं है, दिस होल कॉन्सेप्ट ऑफ सिविलाइजेशन की सिविलाइज्ड नहीं है, ये कुछ अलग सा बंदा दिखता है। तो बताते थे कि मेरे देश में, जब किसी ने उनसे ऐसा पूछा कि ये सब क्या है, कहते मेरे देश में लोगों की रिस्पेक्ट उनके कपड़ों से नहीं बनती है, उनके कैरेक्टर से बनती है। अच्छा। तो जो स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर है वो दूसरे लोगों को इंस्पायर करता है, वो जो सिंप्लिसिटी है, वो जो एक कर्म योग की भावना है कि अपना काम हम करते रहेंगे बिल्कुल एकदम सिंप्लिसिटी के साथ, वो उनकी लाइफ से हमें सीखने को मिलता है। ओके। आपने बोला कि आप काफ़ी इंस्पायर हुए कि ये सोशल इम्पैक्ट करना है, सोशल एक्टिविज्म करना है, बट क्या आपको लगता है कि ये जो सोशल इम्पैक्ट कंपनीज या सोशल इम्पैक्ट स्टार्टअप्स होते हैं, ये एक्चुअल में सक्सेसफुल या सस्टेन कर पाते हैं? मतलब किसी ने किया है, क्योंकि लोग अभी स्टार्टअप्स या बिजनेस मोस्टली पैसों के लिए करते हैं, बट ये पॉसिबल है या कोई एग्जाम्पल्स हैं इसके? विवेकानंद अपने आप में एक एग्जाम्पल है। आरके मिशन जो एस्टेब्लिश हुआ, उन्होंने अपने गुरु के नाम पे बनाया, वो अब तक चल रहा है और एक फिनोमिनल काम कर रहा है, एकदम साइलेंटली कर रहा है, कहीं कहीं शोर नहीं होता है, बैकग्राउंड में अपना काम करे जा रहे हैं ऑन कैरेक्टर बिल्डिंग ऑफ द सोसाइटी। और इस तरह के बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, और हम उनसे बहुत सारों से क्लोजली कनेक्टेड हैं, उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं, उनसे गाइडेंस लेते हैं एंड आई कि एजुकेशन थिंक में ये क्या सब होना चाहिए। आश्रम्स में आपको अगर वहाँ जाके रहना है या कुछ कोर्स वोर्स करना है, ज़्यादा कुछ वो भी चार्ज भी नहीं करते? कॉस्ट भी नहीं होता है यार। अच्छा। बहुत बहुत जगह तो बिल्कुल ही फ्री होता है, ओके। बट कई जगह के ऊपर होता भी है, तो एक जैसे फूड की स्टे की एक बड़ी हाँ, नॉमिनल बहुत सी कॉस्ट नॉमिनल होती होता है। है। हाँ। तो हाँ, तो और तो सोशल इम्पैक्ट में तो मतलब देयर आर मैसिव ऑर्गेनाइजेशंस, आर्ट ऑफ लिविंग है, ईशा है, इस्कॉन है, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस ने मैसिव लेवल पे, गायत्री परिवार है, मैसिव काम किया है। ओके। नहीं, बट ऐसे कोई स्टार्टअप्स या बिजनेसेस होंगे क्या जिनका फोकस होगा कि नॉट ऑफ कोर्स प्रॉफिटेबल तो होना पड़ेगा, बट आवर मेजर गोल इज कि हम सोशल इम्पैक्ट कितना करें, मतलब वील मेजर आवरसेल्व्स बाय द सोशल इम्पैक्ट वी क्रिएट, नॉट द प्रॉफिट्स वी मेक। तो इसको सोशल एंटरप्राइज हाँ। बोलते हैं। तो डेफिनेटली इसमें हमारे पास एग्जांपल्स आते हैं जो अब इससे थोड़े से अलग दिखते हैं। मैं कहूँगा कि अमूल जैसे एक एग्जांपल हाँ, है, ओके। राइट। हाँ। अब उन्होंने फार्मर्स के लिए एक बड़ा काम किया, बड़े स्केल पे काम किया। मॉडल क्या है कि हमारी इनकम हमने एक कोऑपरेटिव मॉडल में ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर दी। ये कोऑपरेटिव मॉडल अगर समझाएं थोड़ा। तो कंपनी की ओनरशिप है। हाँ। अब मान लीजिए मैंने और आपने मिलकर के कंपनी स्टार्ट करी, जो काम अमूल कर रहा है वो हम भी कर सकते थे। अच्छा। हमने एक डेयरी बनाई, उस डेयरी से दूध कलेक्ट करके एक बड़ी वो बनाई मशीन, वो मिल्क प्रोसेसिंग का पूरा एक यूनिट लगाया, देश भर में दुनिया भर में मिल्क सप्लाई किया, मिल्क प्रोडक्ट सप्लाई किए। उसमें जो प्रॉफिट्स होंगे वो किसके पास आएंगे? जो हम दोनों के पास। हाँ। अब मान लीजिए हम दोनों की बजाय जो इस कंपनी के ओनर्स हैं वो सारे डेयरी वाले हैं और सारे फार्मर्स हैं जिनके पास गाय भैंस है। बट वो फिर डिसीजन मेकिंग कैसे करेंगे? तो उनके वो यूनिट्स होते हैं कि वो कोऑपरेटिव्स हैं, वो अपना एक बोर्ड इलेक्ट करते हैं, उस कोऑपरेटिव का बोर्ड है वो एक सीईओ अपॉइंट करता है या एमडी अपॉइंट करता है। तो इस तरह से डिसीजन होती है, जैसे कि एक कंट्री के लिए हम जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। हाँ हाँ। एक नहीं, डेमोक्रेटिक बट सेटअप क्योंकि में। एक कंपनी को जो लीड करेगा उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, वो सब है। बट फार्मर्स को कैसे पता चलेगा कि यार हमारे में से ये वाला बंदा है जो कि कंपनी को लीड कर सकता है? तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो फार्मर में से ही हो, अच्छा। वो एक प्रोफेशनल सीईओ को अपॉइंट करते हैं। ओके, क्योंकि इन्होंने प्रॉफिट्स को कलेक्ट बिल्कुल। किया है और उसमें से सैलरी जाती है। बिल्कुल। अच्छा, बट ये मॉडल काफ़ी हेल्पफुल है एंड आई थिंक सीखने वाली है। कोऑपरेटिव एक बड़ा इंटरेस्टिंग मॉडल है। आई थिंक इंडिया इसमें एक लीडिंग पोजीशन में है। इनफैक्ट आई थिंक 2 years ago या 3 years ago इंडिया ने एक मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स क्रिएट की है। आई थिंक इट वुड बी फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड की दुनिया में किसी सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स क्रिएट हुई है। वो इसी ऑब्जेक्टिव से हुई है कि हम कोऑपरेटिव मूवमेंट को प्रमोट करें। हमारे पास बैंक्स हैं, हमारे पास अमूल जैसी कंपनीज हैं। अच्छा, बैंक भी है जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। ओके। सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक है, बहुत सारे कोऑपरेटिव कौन बैंक सा? हैं। सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक अपन अच्छा। वन ऑफ द इनिशियल कोऑपरेटिव बैंक था। उसका भी जो प्रोसेस है वो यही है कि जो डिपॉजिटर्स हैं हाँ हाँ। वो उसके ओनर्स भी बनते हैं उस बैंक के। तो जो हमारे को बैंक को प्रॉफिट है, अच्छा। वो बैंक को एनेबल करने वाले लोगों को ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो अब अभी बेसिकली अगर हमको बैंक का प्रॉफिट चाहिए, हमको बैंक का शेयर खरीदना पड़ेगा। बट वहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट है वो। हाँ, बाय डिफॉल्ट है। यहाँ पे जिन्होंने पैसा डाला है
उन्हीं को वो ही। बाय डिफॉल्ट ही शेयर होल्डर्स हैं क्योंकि वो कोऑपरेटिव के मेंबर्स हैं। हाँ, एंड आई थिंक और भी, आई थिंक छोटे स्केल में काफ़ी कोऑपरेटिव बैंक्स एंड वो सब कोऑपरेटिव मूवमेंट में बड़े सारे विलेज लेवल एंटरप्राइजेस चलते हैं जो जिनके हमने नाम नहीं सुने होंगे, बट इनफॉर्मल होता है कि 20 महिलाएं गांव की साथ में आई, उन्होंने कुछ कुछ पैसे पोल इन कर दिए, वो सब करके उन्होंने एक छोटा मान लो फूड प्रोसेसिंग चालू कर दिया, अचार बनाने का यूनिट चालू आई कर थिंक दिया, लिज्जत पापड़ इस टाइप का है। इस तरह के यूनिट्स। उसका मेरे को एग्जैक्ट ओनरशिप स्ट्रक्चर नहीं पता, हाँ बट इस तरह के बहुत सारे जो विलेज लेवल जो रूरल एंटरप्राइज हैं वो कोऑपरेटिव मॉडल से निकलते हैं। हाँ, एंड आई थिंक अभी तो मैंने ये भी पढ़ा था कि अमूल 1-2 महीने में यूएस में भी लॉन्च कर रहा है या कर चुका है। हो सकता है, मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ, इंटरेस्टिंग। तो आप फ्यूचर ऑफ एजुकेशन को क्या देखते हैं? क्योंकि आजकल इतने ऑनलाइन स्टार्टअप्स आ गए हैं, ऑनलाइन पढ़ा देंगे, शॉर्ट टर्म कोर्सेज आ गए हैं। पहले सब बोलते थे कि यार मास्टर्स डिग्री इंपॉर्टेंट होना चाहिए, अब बोलते हैं इतनी ज़रूरी नहीं है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि 5-10 साल बाद लोग बोले कि यार अंडर ग्रेजुएट डिग्री भी ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन ही पढ़ लो, स्किल्स सीख लो, शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर लो? अगर मैं देखूं 400-500 साल पहले तो अंडरग्रेड डिग्री नहीं थी, हाँ, कोई यूनिवर्सिटीज नहीं थी, तो अंडरग्रेड डिग्री कहाँ से होगी? बट फिर भी सोसाइटी वाज ग्रोइंग ऑन डिसेंट ट्रैजेक्टरी। तो कोई भी इसमें से ऐसी चीज़ नहीं है जो सैक्रोसेंट है, हमें ये देखना है उसकी उसकी रेलेवेंस क्या है। और अभी जिस तरह से लार्जली इंडिया में अंडरग्रेड एजुकेशन चल रही है, तो वो अगर खत्म हो ही जाए तो ही मेरे को लग रहा है कि बेटर होगा, क्योंकि वी डोंट हैव द राइट टू वेस्ट समवंस 4 years ऑफ लाइफ। ठीक है, जो आपको क्वेश्चन है कि अब ऑनलाइन एजुकेशन बढ़ रही है, अलग अलग तरह के स्टार्टअप्स आ रहे हैं, तो एक अंडरलाइंग फिनोमेना ये है कि नाउ लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग एक्टिविटी। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ सीख लिया 20-22 साल की उम्र तक और अब हम पूरी लाइफ वो अप्लाई करते रहेंगे। पहले के टाइम पे मोस्ट ऑफ द स्किल्स वर लाइक दैट। मान लीजिए मैंने आई एम अ ब्लैक स्मिथ, मैंने सीख लिया, अब मुझे रेस्ट ऑफ द 40 years ऑफ माई लाइफ, 50 years ऑफ माई लाइफ मुझे वही काम करना है। करेक्ट। उसमें आसपास का कॉन्टेक्स्ट कुछ चेंज नहीं होगा, टेक्नोलॉजी ज़्यादा चेंज नहीं होगी, कंज्यूमर डिमांड ज़्यादा चेंज नहीं होगी, नेचर ऑफ डिज़ाइन ज़्यादा चेंज नहीं होगी, तो मैं वो करता रहूँगा। मैं टाइप राइटर हूँ, मैं टाइप राइटिंग सीख ली, मैं लाइफ लॉन्ग टाइप राइटिंग कर रहा हूँ। बट फिर सडनली क्या हुआ, हमारे टाइप ऑफ डिवाइसेस चेंज हुए, एकदम से पूरा प्रोफेशन ही ऑब्सोलीट हो गया, वॉइस टाइपिंग भी आ गई, कुछ भी हो गया। अब ये चीज़ हर डोमेन में फास्ट होते जा रहे हैं, चेंज इज हैपनिंग सो फास्ट कि हम जो अभी तक सीख चुके हैं हम कभी नहीं मान सकते कि ये पूरी लाइफ रेलेवेंट रहेगा। तो रीस्किलिंग, लर्निंग ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो उसके कारण हम चाहे ऑनलाइन सीखें, चाहे किसी और से सीखें, चाहे ऑन द जॉब सीखें, बट सीखना इंपॉर्टेंट है। विच एवर कंपनी कैन फैसिलिटेट कि जो हमें सिखा पाए, हमारे लिए सीखना एनेबल कर पाए, उस स्टार्ट पर मुझे लग रहा है एक फ्यूचर होगा। अब फ्यूचर ऑफ एजुकेशन क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। जो हमें यहाँ लग रहा है कि हमें 3 बेसिक प्रिंसिपल्स जो हैं वो एजुकेशन के थ्रू सॉल्व करने हैं। अगर वो नहीं कर पाए तो मेरे लिए एजुकेशन इनकम्प्लीट है। फर्स्ट इज जिसको हम बोलते हैं प्रोफेशनल इम्पैक्ट, कि अगर कोई स्टूडेंट एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है तो एक नेचुरल, एक ऑब्वियस आउटकम है कि वो इंडस्ट्री में या जॉब मार्केट में एक सक्सेसफुल इंडिविजुअल बनना चाहिए। वो तब होगा जब हमारा जो करिकुलम है, जैसे हमने डिस्कस किया, वो इंडस्ट्री से और लार्जर सोसाइटी की नीड से अलाइंड है। ये एक बेसिक है, इसके बिना अगर ये नहीं हो रहा है तो इट इज़ बेटर कि हम ग्रेजुएशन ना ही करें, कुछ और सीखें, डायरेक्टली कुछ काम करें, काम करते करते सीखें। सेकेंड इज पर्सनल इम्पैक्ट। हमने प्रोफेशनली सब कुछ सीख लिया, बट अगर एंड में हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिली, जॉय नहीं मिली, तो फिर वही मिड लाइफ क्राइसिस होगा। जो हम कर रहे हैं हमें समझ में नहीं आएगा हम क्यों कर रहे हैं, मीनिंग ऑफ लाइफ नहीं होगा। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए राइट एज पे, जो कि स्कूल एंड कॉलेज की एज है, उसमें एक पर्सनल अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, हमारा स्वभाव क्या है, हमारा स्वधर्म क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, हमारी इमोशनल मूव्स किस तरह की होती हैं, क्या हमारे लाइक्स डिसलाइक्स हैं, हमारे रिलेशंस कैसे होते हैं फैमिली के साथ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ, फ्यूचर में जाके स्पाउस के साथ, ये चीज़ें समझना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसके ऊपर बिल्ड करना होता है हमारे को अपना पूरा फिटनेस, नॉट जस्ट फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, इमोशनल फिटनेस, स्पिरिचुअल फिटनेस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट एजुकेशन का, जो लार्जली हायर एजुकेशन में से, और मैं कहूँगा टू अ लार्ज एक्सटेंट स्कूल एजुकेशन में से भी मिसिंग है। इसको सॉल्व करने का मुझे बहुत मन है और हम यहाँ पे रिशोड में वो सॉल्व कर रहे हैं। थर्ड है पब्लिक इम्पैक्ट। हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सॉर्टेड हैं, पर्सनल लाइफ में सॉर्टेड हैं, तो उसका नेक्स्ट आउटकम क्या है कि हम पब्लिक के लिए कुछ क्रिएट कर पाएँ, कुछ उनकी लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएँ, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएँ। तो ये जो तीनों का कॉम्बिनेशन है, प्रोफेशनल इम्पैक्ट, पर्सनल इम्पैक्ट एंड पब्लिक इम्पैक्ट, मुझे लग रहा है कि इन 3 पिलर्स पे एजुकेशन खड़ा होना चाहिए। उसके मॉडल पे हम अपना यहाँ का सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं रिशोड यूनिवर्सिटी का। एंड आई थिंक इफ दिस मॉडल गेट्स एस्टेब्लिश्ड देन वी कैन सी अ लार्ज स्केल चेंज इन द कंट्री, क्योंकि जो यूथ निकलेंगे उस तरह के एजुकेशन सिस्टम से, वो इंडस्ट्री में भी काम करने के लिए कैपेबल होंगे, वो अपनी पर्सनल लाइफ में
खुश होंगे, दे विल नॉट बी इन दिस मिड लाइफ क्राइसिस, और सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। आजकल मैं ये देख रहा हूँ कि काफ़ी कॉलेजेस में एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्सेज भी होते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाया जा सकता है, क्या वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से सीखते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं इसमें जो फ्रेज यूज करता हूँ ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप कैन नॉट बी टॉट बट इट कैन बी लर्नड। अच्छा। तो वो लर्न जो होता है वो एक माहौल में होता है, वो माहौल बनाना एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का काम है, और वो हम करते भी हैं, और उसमें हमें बहुत मज़ा भी आता है। इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि बड़े लंबे समय बाद इंडियन सोसाइटी, पर्टिकुलरली यूथ, एक अलग एस्पिरेशन लेके चल रहा है। अगर आप अपने पेरेंट्स को देखोगे, वो एक सर्टन एस्पिरेशन थी, ग्रैंड पेरेंट्स एक सर्टन एस्पिरेशन थी। हमारी अगेन बेसिक सर्वाइवल इशूज थे, राइट। 47 में जब हम आज़ाद हुए, हमारी कैसी सिचुएशन थी एज अ कंट्री, राइट। correct। हमें तो लोग ये बोल के चले गए थे कि ये एज अ बच कंट्री गए तो बड़ी बात है। राइट। अब आप वहाँ से धीरे धीरे देखिए कि क्या क्या हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुई है, सोसाइटी के अंदर एजुकेशन बढ़ी है, हमारी हेल्थ केयर बढ़ी है, ये सब हुआ है। उससे पहले इतने हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स की एक गुलामी, इन्वेजन्स, लड़ाई, एक पूरी तरह से सोसाइटी डिमोटिवेटेड थी। अब हम देखें तो सोसाइटी एक अपटर्न पे है, जहाँ पे हमें दिख रहा है कि हमारी इकोनॉमी इज इन अ गुड शेप, पूरी मशीन फॉरवर्ड मूव कर रही है। हमें दिख रहा है कि दुनिया भर के कंट्रीज जो है वो हमें एक रिस्पेक्ट से देख रहे हैं, इंडिया से सॉल्यूशंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हमें दिख रहा है कि हमारी यूपीआई जो है, यूपीआई दूसरे कंट्रीज में लॉन्च हो रही है, और उनको लग रहा है कि ये वर्ल्ड की बेस्ट पेमेंट टेक्नोलॉजी है। Correct। जब हम वैक्सीन डेवलप करते हैं, हमारी वैक्सीन डिप्लोमेटिक टूल की तरह बाहर जाती हैं, हमारी कंट्री दूसरे कंट्रीज को फ्री में वैक्सीन प्रोवाइड करती है, हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कोई मेजर लड़ाई होती है तो उसमें एक्सपेक्टेशन होता है कि इंडिया विल मीडिएट और उस लड़ाई को सॉल्व करने में मदद करेगी, जैसे अभी रशिया यूक्रेन वॉर में चल रहा है। ऐसी सिचुएशन में सोसाइटी की एस्पिरेशंस बदलती हैं, और मैं तो कहता हूँ बदलनी चाहिए, और हमें और हायर एस्पायर करना चाहिए। एंड व्हेन आई मीट द यूथ टुडे, ये क्लियर नज़र आ रहा है कि उनके एस्पिरेशंस पहले की एस्पिरेशन से बहुत अलग हैं। इसके लिए हमें अपने पेरेंट्स और उनसे पुरानी जनरेशन्स के लिए थैंकफुल होना चाहिए कि उन्होंने इतना एक बेसिक सर्वाइवल इंश्योर कर दिया कि अब हमारे को उसकी चिंता नहीं है, अब हम आगे का सोच सकते हैं। बेस स्ट्रांग बना बेस दिया। बहुत स्ट्रांग बना दिया। तो जब ऐसा होता है तो एंटरप्रेन्योरशिप एक नेचुरल आउटकम होता है। ये पहले यूरोप में हुआ, फिर यूएस में हुआ, अब ये यहाँ पे और चाइना में हो रहा है कि बेस स्ट्रांग है। नाउ यूथ आर एस्पायरिंग कि अब मैं और क्या करूं। इसलिए मुझे वो प्लेसमेंट वाले माइंडसेट से भी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो सोसाइटी को वीक कर देता है। वो कहता है कि प्लेसमेंट इज द हाईएस्ट आउटकम, हाँ। इसके बाद क्या करना है, बस प्लेसमेंट के लिए एस्पायर करो। प्लेसमेंट शुड बी द लोएस्ट आउटकम। मतलब हमें ऐसा बिलीव करना चाहिए कि अगर मेरे पास स्किल है तो मैं प्लेस तो हो ही जाऊंगा। हाँ, मैं कुछ अपना ट्राई करके देख लेता हूँ। हाँ, तो ऐसा कुछ सोचो कि आगे कौन सी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकता हूँ, और उसके अराउंड अपना पूरा करियर डिजाइन करो, अपना एजुकेशन पाथ डिजाइन करो। उसमें मुझे लग रहा है एंटरप्रेन्योरशिप प्लेज अ मेजर रोल। नाउ इसमें कंफ्यूजन ये आती है कि क्या एंटरप्रेन्योरशिप करना मतलब मुझे अपना ही कुछ बनाना पड़ेगा। हो सकता है मेरे अंदर वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी अभी ना हो, या फिर वो आइडिया ही ना हो। वो आइडिया ठीक ना हो, मार्केट उसके लिए रेडी ना हो, वगैरह वगैरह। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज अ माइंडसेट, इट्स नॉट अ करियर। ये एक हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इनफैक्ट आज की सारी कंपनीज ये चाहती हैं कि वो जिन लोगों को सेलेक्ट करें वो एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट लेके आए, क्योंकि उस कंपनीज के उन कंपनीज को जो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उनको वो माइंडसेट के लोग चाहिए। हाँ। अगर वो माइंडसेट नहीं होगा तो इवेंचुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगी और वो रिप्लेस कर देगी। हाँ। तो ये माइंडसेट अब अक्रॉस डोमेन्स, अक्रॉस इंडस्ट्रीज इंपॉर्टेंट माइंडसेट हो गया है। और हमें दिख रहा है कि स्टूडेंट्स, यंग स्टूडेंट्स जो हैं वो इस माइंडसेट के लिए एक्साइटेड हैं, उसके लिए एस्पायर कर रहे हैं। और अगर हमने उनको सही डायरेक्शन, सही मेंटरशिप, सही एक्सपोजर सही एज पे दे दिया, विच इज दिस कॉलेज एज, सो दे कैन फ्लाई। तो अभी आप क्योंकि ये कॉलेज नया है, बट आपने भी अपना एक एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम निकाला है। तो जैसे हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि आपने बोला कि यार एंटरप्रेन्योरशिप कैन नॉट बी टॉट बट कैन बी लर्नड। तो क्योंकि अब मैं देख रहे हैं कि काफ़ी सारे नए जो कॉलेजेस हैं ये एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्सेज निकाल रहे हैं, तो इसमें आप क्या अलग कर रहे हैं, इसमें आप फ्यूचर क्या देखते हैं, क्या आप बच्चे अपना स्टार्टअप कर पाएंगे, या क्या आउटकम आप देखते हैं इस कोर्सेज का? देखिए, तो पहले तो एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा माइंडसेट है जो अब हर तरह की कंपनी को चाहिए। एक तो है कि इंडिया में स्टार्टअप्स ग्रो कर रहे हैं तो हम अपना स्टार्टअप बनाएं, हाँ। विच इज़ एब्सोल्युटली वंडरफुल। मैं तो एंकरेज करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उस बारे में सोचना ही चाहिए। बट मान लीजिए अभी एज एन इंडिविजुअल मैं रेडी नहीं हूँ, मुझे लग रहा है मैं उतना रिस्क नहीं ले सकता, मेरे पास कैपिटल नहीं है, मेरे पास आइडिया नहीं है, टीम नहीं है, कोई भी कारण हो सकता है। तो भी अगर मेरे पास एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट है तो मैं किसी और कंपनी के लिए ग्रोथ क्रिएट कर पाऊंगा। और कंपनीज को ऐसे लोग चाहिए, ऐसे ही लोग आगे करियर में
सक्सेसफुल होंगे, वो टॉप तक पहुंच पाएंगे। तो अब हम इसको कैसे प्रमोट कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे फर्स्ट इज हमें आइडिया ऑफ वेल्थ क्रिएशन के साथ कंफर्टेबल होना पड़ेगा। अभी बहुत सारे लोग इस तरह के बैकग्राउंड से आते हैं कि उन्होंने वेल्थ क्रिएशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है, राइट। उनकी फैमिली मान लीजिए लोअर मिडिल इनकम फैमिली है, मिडिल इनकम फैमिली है, तो कभी घर में वेल्थ बनती देखी नहीं है, राइट। पेरेंट्स आर लेट्स से इन अ जॉब, तो सेव करते हैं, सेविंग से घर का गुजारा चलता है, दिस एंड दैट। हमने क्या किया है, हमने स्टूडेंट्स को 10,000 रुपीज़ का एक ओपनिंग बैलेंस दिया। अच्छा, डे वन दे विल गेट 10,000 रुपीज़ रियल मनी, नॉट वर्चुअल मनी। एंड वी आर पार्टनरिंग विद ऑर्गेनाइजेशंस लाइक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मोतीलाल ओसवाल, जो फाइनेंशियल वर्ल्ड के मोस्ट रिप्यूटेड नेम्स हैं, कि वो लोग स्टूडेंट्स को गाइड करेंगे कि इन्वेस्टमेंट किस तरह से होती है, मार्केट्स ऑपरेट कैसे करती हैं, वेल्थ क्रिएशन का प्रोसेस क्या है, वैल्यू इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ताकि स्टूडेंट डे 1 से लेकर के सेमेस्टर 8 के एंड तक ये देख पाएं कि अब उन्होंने जो इन्वेस्ट किया था वो कैसे कैसे ग्रो हो रहा है। करेक्ट। तो वो वेल्थ क्रिएशन से फेमिलियर हो गए, राइट। सेकेंड चीज, हमने हर एक स्टूडेंट के लिए 1 लाख रुपीज़ की फिक्स डिपॉजिट क्रिएट कर दी। ओके। अब वो डिपॉजिट फर्स्ट सेमेस्टर में क्रिएट हो जाएगी, 4th ईयर में अनलॉक होगी, जब 4th ईयर उनका शुरू हो रहा होगा, और उनको पूरा एक सेमेस्टर मिलेगा टू यूज इट। अच्छा। और उस पर उनको इंटरेस्ट भी मिलेगा, 3 साल का इंटरेस्ट। हाँ। तो वो पैसा मान लीजिए ग्रो के 1 से 1.25 लाख हो गया। अच्छा। अब वो उसको अपने किसी भी प्रोजेक्ट के लिए यूज कर सकते हैं। मान लीजिए उनको कुछ मटेरियल खरीद के अपना कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए ट्राई करना है, मान लीजिए 2-3 लोगों को उनको एज इंटर्न्स हायर करना है, कोई सॉफ्टवेयर की सब्सक्रिप्शन लेनी है, कुछ भी, कहीं ट्रैवल जा करके किसी से मिलके आना है, सो दे आर फ्री टू यूज दैट मनी। हमने किया क्यों? ताकि उनको मोस्ट ऑफ द पीपल विल फेल, राइट। मैं 1.5-1.25 लाख रुपए से क्या करूंगा, करेक्ट। बट फेलियर करने की आदत हो जाएगी, कंफर्ट हो जाएगा, एंड आई थिंक वो पैसा यूज करना भी सीखेंगे, यूज करना आ जाएगा, एक डिसीजन मेकिंग होगी। हाँ, किस में कितना खर्च करना है। एक रिस्पॉन्सिबल फीलिंग है ना, कि अब ये मेरा पैसा है तो मेरे को यहाँ लगाना चाहिए कि यहाँ लगाना चाहिए। हाँ। तो एक मेंटल कंफर्ट विद वेल्थ क्रिएशन एंड एक्सपेंडिचर, ये इससे हम कंफर्टेबल हो गए। तो अब इतने तरह तरह की ये लर्निंग अपॉर्चुनिटीज हैं, जैसे फाउंडर्स ऑफिस एक रोल इमर्ज हो रहा है। अच्छा, तो स्टार्टअप में क्या तो है ही। होता है? तो जैसे मैं एक फाउंडर हूँ, आप बहुत सारे फाउंडर से मिलते रहते हैं। अब फाउंडर्स ऑफिस के अंदर हमेशा ये काम हो रहा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो की प्रायोरिटीज़ हैं उसके ऊपर फाउंडर्स ऑफिस काम कर रहा होता है। फिर वो चीज़ एक सेटल हो जाती है, फिर वो अगली चीज़ पकड़ते हैं, वो चीज़ सेटल हो जाती है, वो अगली चीज़ पकड़ते हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट फाउंडर्स ऑफिस में काम करने से हमारा लर्निंग कर्व बहुत फास्ट होता है, क्योंकि हम हमेशा कुछ ना कुछ इमर्जिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने का काम कर रहे हैं। अच्छा। तो जो लोग फाउंडर्स ऑफिस में एम्प्लॉय होते हैं, दे हैव द फास्टेस्ट वे टू बिकम अ CXO टिपिकली, क्योंकि उन्होंने बिजनेस के सारे डोमेन्स देख लिए होते हैं। थोड़ा बहुत मार्केटिंग देखते हैं, HR देखते हैं, ऑपरेशंस देखते हैं, प्रोडक्ट देखते हैं, हर तरह के, क्योंकि वो डोमेन्स देखते हैं तो उनको एक आइडिया लग जाता है, और उनको उन सारे डोमेन्स को कनेक्ट करने का एक्सपोजर मिल जाता है। उन डोमेन्स में जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने का एक्सपोजर मिल जाता है, और मल्टीपल लोगों के साथ काम कैसे करना है उसका एक्सपोजर मिल जाता है। तो मैं तो एंकरेज करता हूँ कि आप फाउंडर्स ऑफिस में इंटर्नशिप। तो इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, मतलब क्या ढूंढती है कंपनी जब फाउंडर्स ऑफिस के लिए हायर करती है? गुड क्वेश्चन। तो एक जनरल एटीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग चाहिए होता है, बस कि कोई भी प्रॉब्लम आई तो मेरे को ये नहीं लगना चाहिए मैं तो मार्केटिंग का बनता हूँ, मैं ये क्या करूंगा। हाँ, क्योंकि आपको सब सारे टाइप की प्रॉब्लम, दैट्स द रोल। अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हो तो आप किसी भी चीज को ये नहीं बोल सकते कि मेरा काम नहीं है। एज एन एंटरप्रेन्योर एवरीथिंग इज योर वर्क। करेक्ट। तो वो एवरीथिंग इज योर वर्क को रियली ट्राई आउट करने के लिए ये एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म होता है कि आप एक फाउंडर्स ऑफिस में काम करो। एंड आई थिंक क्योंकि आप डायरेक्टली फाउंडर्स के साथ काम कर रहे हो तो सीखने को भी मैक्सिमम मिलेगा। आई थिंक सैलरी भी ठीक ठाक होगी, क्योंकि अच्छे पोजीशन में होगी, क्योंकि आप। हाँ, तो आपने जो सैलरी की बात करी, सैलरी ऑफ कोर्स ऐसे रोल्स में ठीक ठाक ही होती है, बट जो शुरुआती फेज ऑफ आवर करियर होता है ना, मुझे हमेशा लगता है कि उसमें वी हैव टू प्रायोरिटाइज लर्निंग ओवर अर्निंग। इसका मतलब क्या है? अगर हमें लगे कि मेरे को ऐसी जॉब चाहिए जो मुझे 10 लाख रुपए साल का देगी, अच्छा, ठीक है, अब ऐसी जॉब कहीं भी हो सकती है। मान लीजिए ऐसी जॉब ऑपरेशंस में ऐसी जॉब है, फिर मुझे लगेगा कि अब मैं अगले साल 11 लाख पे पहुंच जाऊंगा, 12 लाख पे पहुंच जाऊंगा, धीरे धीरे ऐसे ग्रो करता रहूंगा। बट मुझे लर्निंग क्या हुई, हो सकता है लर्निंग बड़ी लिमिटेड हो। वीजा वी अगर मैंने शुरू में सोचा कि मैं लूंगा 5 लाख की जॉब, बट ऐसी चीज में लूंगा जिससे मेरी लर्निंग बहुत रैपिड हो और जिसमें मुझे भी शायद इंटरेस्ट हो, तो अगर हम 5 years बाद का देखेंगे तो हो सकता है नाउ माई अर्निंग इज मोर देन द पर्सन जिसने मेरे साथ स्टार्ट किया था और उस टाइम पे उसकी सैलरी ज्यादा थी, क्योंकि क्या पता ग्रोथ आपकी ज्यादा हुई हो। एग्जैक्टली। तो जितना हम ज्यादा सीखेंगे, हम अपने लर्निंग कर्व को जो है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ाना है, बजाय कि हमारे अर्निंग कर्व को इन द इनिशियल पीरियड।
इंटरेस्टिंग। तो दोस्तों ये था फाउंडर ज्ञान का एपिसोड। आई होप आपको काफ़ी कुछ लर्निंग मिली होगी एंटरप्रेन्योरशिप, अपने करियर से रिलेटेड, फ्यूचर में आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। तो ये पॉडकास्ट अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना, और आगे हम ऐसे ही ज़बरदस्त एंटरप्रेन्योर के साथ एक नए एपिसोड में आएंगे। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड में। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।